हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर करंट अफेयर घटना चक्र सीरीज, जहाँ पे हम नेशनल अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। एंड दिस इज दी अवर कंटिन्यूड डिस्कशन एंड ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। आप प्रीवियस पार्ट 1 2 3 जो है कि इस चैनल पे, हमारे जो है कि चैनल पे ये प्लेलिस्ट है रिवीजन यूपीएससी यूपीपीएससी अदर पीसीएस की। इस पे जो है कि आपकी ये सारे करंट अफेयर घटना चक्र की जो है कि मैं डाल रहा हूँ, तो यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। देन ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें मैं इसका नोट्स एक्सेस करा दूंगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लास पीडीएफ विल बी शेयर्ड ऑन दी टेलीग्राम चैनल। सो आइए हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। और ये सब जो है कि आप प्रीवियसली आई होप इसको रिवाइज कर रहे होंगे, अपने जो है कि मैंने ये सब जो नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, इससे जो है कि आप रिवीजन कर लेंगे। एंड हम अपने आज के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, उनके अगेंस्ट अभी क्या किया था हाल ही में जो है कि, एक मिनट, लेट मी सर्च दी टॉपिक। यहाँ पे क्या है, यस, दिस इज अवर टॉपिक फॉर द डे। हमारा पहला टॉपिक क्या है, यहाँ पे पहला जो है कि टॉपिक है कि मोशन पास किया गया है अगेंस्ट किसके, ओम बिरला साहब के एंड जो है कि ज्ञानेश कुमार जी के। कि ओम बिरला कौन है, हमारे जो है कि स्पीकर हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। एंड ज्ञानेश कुमार कौन है, हमारे जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो यहाँ पे क्या किया था अभी जो है कि कुछ डिसेंट, देर आर सो मैनी डिस्प्यूट्स उस पॉलिटिकली। तो यहाँ पे हमारे जो है कि अपोजिशन पार्टी ने इनके खिलाफ जो है कि मोशन पास किया था। और इसके बारे में जो है कि देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन देखिए कि मोशन पास किया गया था, क्या क्या होता है हमको जो है कि यहाँ पे करना है कि रिमूवल प्रोसेस ऑफ द क्या है, स्पीकर क्या है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे रिमूव होते हैं। तो इसको जो है कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बस ये न्यूज़ यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज़, ये थोड़ा सा जान लीजिए। फिर हमें जो हमारे प्रीलिम से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, इनकी जो है कि रिमूवल का प्रोसेस, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। यहाँ पे देखिए ओम बिरला जी क्या है, मोशन अगेंस्ट दी ओम बिरला हाइड द कंसर्न over the impartiality has sparked the debate on the speaker neutrality, opposition role and the constitutional accountability। तो ये थोड़ा आप जो है कि मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लाइन है ये। तो इसको जो है कि आप जो है कि ध्यान में रखेंगे। फिर क्या है कि टोटल ऑफ द 42 मेंबर जो है कि पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करे डिबेट में, जहाँ पे फ्रॉम द बोथ ट्रेजरी एंड द अपोजिशन बेंच, यहाँ पे कि मोशन पास किया जाए कि नहीं, सेम विद द नोटिस ऑफ द इम्पीचमेंट अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज रिफ्यूज बाय द एडमिशन ऑफ द लोकसभा स्पीकर एंड द राज्यसभा चेयरमैन। इस लाइन का मतलब भी आपको अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों जो है कि यहाँ पे मोशन जो है कि पहले दोनों स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ने क्यों रिजेक्ट कर दिया। और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होते हैं, अवर वाइस प्रेसिडेंट। एंड रिसेंटली अभी जो है कि अपना 17th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन भी हुआ है, जो कि आगे आएगा। कौन है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, डिसीजन और टेकर आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड द राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णा है। इनका जो है कि अभी रिसेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। देन ये कुछ की फैक्ट्स हैं जिनको आप देख लेंगे, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, जो कि मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में लगा रखा है। तो स्पीकर से रिलेटेड आर्टिकल जो है हमारा 93 से 96 में दिया गया है। इस क्या क्या है, जो आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि देयर शैल बी दी लोकसभा सेल चूज, मीन जो है कि लोकसभा चूज करेगा स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर आफ्टर द जनरल इलेक्शन जो है, उसमें जो है कि आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चूज किए जाते हैं। और देखिए कोई भी नया स्पीकर इलेक्ट होता है, उससे पहले जो इनके प्रेसिडेंसर रहते हैं, मतलब जो भी स्पीकर रहते हैं, वो अपना ऑफिस जो है कि नहीं छोड़ते हैं। एक प्रो टर्म मीन जो है कि जब आपका न्यूली इलेक्शन के बाद जो हमारी लोकसभा चुन के आएगी, मीन्स हमारी लोकसभा फॉर्म होके आएगी, उसमें एक प्रो टर्म स्पीकर चुना जाता है फॉर द चूजिंग ऑफ द स्पीकर। देन जो है कि स्पीकर अपना डिप्टी स्पीकर ये सब अपॉइंट कराते हैं। और डिप्टी स्पीकर का ऑफिस क्या है, पिछले जो है कि कई सालों से वेकेंट पड़ा हुआ है। तो ये भी एक कंसर्न है कि डिप्टी स्पीकर बहुत ही सालों से अपॉइंट नहीं हुए हैं, तो ये भी आप जान लीजिए। देन 94 में क्या है, आई होप 93 याद हो गया होगा कि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की किस आर्टिकल में बात है, 93 में बात है। एंड देन आपका 94 बात करता है वेकेशन, रिजाइन एंड रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। ठीक। और 95 क्या बात करता है, डिप्टी स्पीकर की परफॉर्म करेंगे ड्यूटी, जो हमारे डिप्टी स्पीकर है वो परफॉर्म करेंगे ड्यूटी ऑफ द स्पीकर इन द एब्सेंस ऑफ हिम। तो यहाँ पे जो है कि अगर स्पीकर एब्सेंस है तो उनकी ड्यूटी कौन परफॉर्म करेंगे, डिप्टी स्पीकर। पर डिप्टी स्पीकर है नहीं, तो हमारे जो है कि पैनल चेयरमैन होते हैं, जो है कि आपका एक जो है कि ग्रुप बनाया जाता है जो टाइम टू टाइम प्रोसीड करते हैं। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन जो है कि 10 से 12 घंटे चल रहा है, पर एक ही स्पीकर लगातार नहीं बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे एक पैनल चूज किया जाता है। इसलिए आप जब संसद टीवी देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑन दी चेयर लिखा आता है। ठीक, स्पीकर बैठे होंगे तो लिखाएगा स्पीकर बैठे हुए हैं, नहीं तो ऑन दी चेयर लिखाएगा, ऑन दी चेयर आपको जो है कि लिखा आएगा कि ऑन दी चेयर कौन बैठे हुए हैं और वो हमारे पार्लियामेंट को प्रोसीड कर रहे हैं। द 96 में क्या है, स्पेशल जो है कि आपका क्या है, स्पेशल स्पीकर कैन नॉट, सॉरी स्पेशल स्पीकर कैन नॉट
प्रिसाइड वाइल रेजोल्यूशन फॉर हिम रिमूवल अंडर द कंसिडरेशन, मतलब स्पीकर जो है कि प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं आपके हाउस को, मीन्स जो है कि हमारे लोकसभा को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं जब उनका जो है कि रिजोल्यूशन अंडर द कंसिडरेशन होता है, ये याद रखेंगे। और ये आर्टिकल 94 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बात करेगा रिमूवल की। रिमूवल प्रोसेस क्या है ये जान लीजिए। रिमूवल प्रोसेस ये है कि रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा सेक्रेटरी जनरल को। सेक्रेटरी जनरल साहब को यहाँ पे रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा, वो भी मिनिमम 14 डेज नोटिस के साथ, मतलब 14 दिन के नोटिस के साथ, मतलब आपको जो है कि सेक्रेटरी जनरल को यहाँ पे आपको रिमूवल नोटिस देना पड़ेगा, वो भी साइंड बाय द 50 एमपी। यहाँ पे 50 एमपी द्वारा वो साइन होना चाहिए, मीन 50 एमपी इसको बैक करेंगे, तब ये नोटिस जो है कि सेक्रेटरी जनरल को भेजा जाएगा। देन एक रेजोल्यूशन एडमिट होगा एज पर दी लोकसभा रूल्स। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, पहला जो है कि आपने 14 डेज पहले नोटिस देना है। किसको देना है? सेक्रेटरी जनरल को, जो साइन होना चाहिए 50 एमपी द्वारा। फिर एक रेजोल्यूशन एडमिट होगा एज पर दी लोकसभा रूल। फिर जो है कि इसमें जो है कि स्पीकर जो है कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देन ये पास होना चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी से। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? देखिए, मेजोरिटी बहुत टाइप की होती है, मैंने आपको प्रीवियस पॉलिटी वाले सेशंस में ये सब पढ़ा रखा है। ठीक, एक होती है सिंपल मेजोरिटी, मतलब देन प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है, सिंपल मेजोरिटी हो गया। देन आती है आपकी एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब जो भी आपकी टोटल हाउस ऑफ द स्ट्रेंथ है उसका जो है कि 50% वोट, मतलब जैसे 200 लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो 100 और प्लस एक मीन्स 50% प्लस वन वोट जो है कि आपकी एब्सोल्यूट हो गई। इफेक्टिव क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ दी सीट्स जैसे 200 है और इसमें से मान लीजिए 210 है टोटल नंबर ऑफ सीट, तो 10 वैकेंसी है, तो इतनी वैकेंसी मतलब इसमें से घटा देंगे तो 200 का जो भी आपका मेजोरिटी वोट होगा तो उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। तो ये सब जो है कि याद रखेंगे। बाकी स्पेशल मेजोरिटी जो होती है, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ दी वोटिंग एंड प्रेजेंट, मतलब 2/3 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं। इसमें भी 3 कंडीशंस होती हैं कि आपका किस किस कंडीशन में लिया जा रहा है। तो ये सब जो है कि आप प्रीवियस सेशन से, आप पॉलिटी वाले सेशन से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस था। अभी अभी तक देखिए क्या है कि ये हमने बात कर ली, जो भी मोशन अगेंस्ट हुआ, रिमूवल प्रोसेस क्या हुआ। अब तक क्या प्रीवियसली कोई भी रिमूवल अटेम्प्ट मेड किए गए हैं? तो याद रखिएगा, टिल नाउ मैं आपको ये थोड़ा सा लिख देता हूँ। टिल नाउ नो स्पीकर हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक, ऐसा अभी तक कोई भी स्पीकर नहीं है जिनको जो है कि ऑफिस से रिमूव किया हो। बट रिमूवल अटेम्प्ट्स पहले भी मेड किए गए हैं। 1954 में जो है कि कैसे देखेंगे, आपका जो है कि मोशन अगेंस्ट पास हुआ था जीवी मालविंकर जी के खिलाफ जो है, बट ये जो है कि सक्सेस नहीं हो पाया। फिर 66 में भी हुकम सिंह के जो है कि अगेंस्ट में पास किया गया था। 87 में जो है कि बलराम झाकर के जी के अगेंस्ट में, और 2026 ठीक है ओम बिरला के अगेंस्ट में पास हुआ, जो कि पास ही नहीं हो पाया। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। देन हमारा टॉपिक आता है क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल प्रोसेस सेम होता है एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, मीन्स इनका प्रोसेस जो है आपका इम्पीचमेंट के थ्रू टेक प्लेस करता है। इम्पीचमेंट के थ्रू टेक प्लेस करता है, जो कि कौन करेगा? पार्लियामेंट इम्पीच करेगा। ठीक, अपॉइंट तो कौन करते हैं, ये मैं आपको ऊपर जो है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ाया था तो अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन। जो पैनल होता है हमारा, प्राइम मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर का और लीडर ऑफ अपोजिशन का। ठीक, और ये जो है कि आपका सीईसी का रिमूवल का है, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जो कि जस्ट इंक्वायरी एक्ट 1968 में लिखा हुआ है एंड अंडर द आर्टिकल 324 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेक्शन 5 ऑफ इट। तो ये जो है कि रिमूवल प्रोसेस यहाँ पे चीज लिखी हुई है। प्रोसेस रहता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल का। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन होना चाहिए, मीन्स इनिशिएशन होगा कि साइंड बाय एटलीस्ट, मीन्स ये जो जो भी मोशन जो है कि पास किए जाएंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, तो इसका इनिशिएशन होगा कि लोकसभा के 100 एमपी जो है कि इसको साइन करे और राज्यसभा के 50 एमपी साइन करे। देन जो है आपका प्रिसाइडिंग ऑर्डर जो है कि मोशन एक्सेप्ट किया जाएगा। मीन्स जो है कि एक लोकसभा में कौन है? स्पीकर है। स्पीकर साहब जो है कि 100 एमपी जो है कि साइन करके लेटर दे रहे हैं। फिर स्पीकर की डिस्क्रिशनरी पावर है, मीन्स जो है कि वो देखेंगे, यहाँ पे कुछ जो है कि बहस होगी तो वो जो है कि एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। ठीक, जैसे वोटिंग होती है आए नो, है ना, इस तरह की चीज़ें। फिर यहाँ पे सेम जो है कि आपका 50 एमपी जो है कि क्या करेंगे, राज्यसभा में यहाँ पे हमारे जो है कि चेयरमैन साहब को देंगे। अगर इन लोगों में से किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो मोशन जो है कि आगे पास नहीं होगा, और दोनों लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो गई, तो वो जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? जब इनिशिएशन एक्सेप्ट हो गया, साइन बाय दी 100 एमपीज ऑफ द लोकसभा, 50 एमपी ऑफ द राज्यसभा एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है कि एक्सेप्ट कर लिए हैं, देन वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन में आपके 3 मेंबर जो है कि पैनल कमेटी बनेगी, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लिखा है मैंने,
तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। देन इन तीनों की रिपोर्ट के हिसाब से अगर वो चीज इन्वेस्टिगेशन में क्या पाई गई है, गिल्टी पाई गई है, देन जो है कि वोटिंग होगी कहाँ, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब फिर से वो जो है कि पार्लियामेंट में आएगा और यहाँ पे क्या होगा, वोटिंग होगी। वोटिंग होने के बाद ये पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एंड वोटिंग है यहाँ पे, मतलब आपका ये इफेक्टिव मेजोरिटी वाली, मतलब वैकेंसी जो है कि माइनस करके जो होगा। ठीक, इसको जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए आपको होमवर्क देता हूँ मैं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। यहाँ पे जो स्पेशल मेजोरिटी है वो कौन सी होगी, इफेक्टिव होगी, ठीक, कि एब्सोल्यूट होगी। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ये मैंने पॉलिटी का जब आपको सेशंस पढ़ाए थे तब ये जो है कि आपको बताया था, जो घटना चक्र पॉलिटी पढ़ाई थी। देन जो है कि प्रेसिडेंट आप उनको रिमूव कर देंगे। तो आई होप ये चीज पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि रिमूवल प्रोसेस में कैसे कैसे हैं। तो 1 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं। स्पीकर का रिमूवल प्रोसेस कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 94 में लिखा हुआ है। ठीक, ये रिमूव कैसे होंगे, यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल को हमें क्या करना है, सेक्रेटरी जनरल को 14 डे प्रियर नोटिस देना है विच इज साइंड बाय दी 15 एमपीज ऑफ द लोकसभा। देन ये रिजोल्यूशन क्या होगा, क्या लोकसभा रूल्स के हिसाब से एक्सेप्ट होगा, है ना। इसमें जो है कि प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन, हमारे स्पीकर इसको प्रिसाइड नहीं करेंगे। फिर ये इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा तो रिमूवल ऑफ द स्पीकर हो जाएगा। बट स्टिल सो फार देयर इज नो स्पीकर हु इज रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। बट प्रीवियस अटेम्प्ट जो है मेड हुए हैं, यहाँ से देख सकते हैं। देन हमने देखा क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल विच इज सेम एज द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मीन्स इनका क्या होता है, इम्पीचमेंट होता है बाय द पार्लियामेंट, जो कि कहाँ लिखा हुआ है, जज इंक्वायरी एक्ट में 1968 के और आर्टिकल 324 के सेक्शन 5 में। इसका प्रोसेस क्या है, पहला होगा आपका इनिशिएशन। इनिशिएशन करेंगे तो 100 एमपी ऑफ लोकसभा, 50 एमपी ऑफ दी राज्यसभा साइन करेंगे। ठीक, लोकसभा राज्यसभा जब ये लोग साइन कर देंगे इसको, तो इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है कि उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फिर ये इनिशिएशन से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में जाएगा, जहाँ पे 3 मेंबर बॉडी होगी, जिसमें कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और कौन होगा, यहाँ पे एक और होंगे, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। ये लोग जो है कि अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन में अगर गिल्टी पाए गए तो फिर क्या होगा, पार्लियामेंट में जाके वोटिंग होगी। पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, वो भी दोनों हाउसेज में, और वो भी इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ। इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ जो है कि रिमूव किया जाएगा। जब ये दोनों पास हो जाएंगे तब ये प्रेसिडेंट साहब इनको रिमूवल का ऑर्डर दे देंगे। तो ये जो है कि आपका ब्रीफ टॉपिक है, जहाँ से प्रीलिम्स में आने के क्वेश्चन के चांसेस है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन देखिए अगला क्या है, शांति एक्ट है। अब ये शांति एक्ट क्या है, इसको जो है कि मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। हमारे पास जो है कि न्यूक्लियर कुछ एक्ट है, तो यही आपका जो है कि इसने रिप्लेस किया है। लेट मी शो यू, यहाँ लिखा हुआ है क्या, यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ मैंने देखिए लिखा है कि शांति एक्ट क्या करता है। शांति एक्ट शांति नहीं है, बट इट इज द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट। ठीक, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसके एडवांसमेंट के लिए। मीन्स जान रहे हैं कि जैसे यहाँ पे आप जानते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक, और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस पे डिपेंडेंसी है हमारी। ठीक, यहाँ पे देखेंगे कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, तो ये धीरे धीरे ड्रेन आउट हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ठीक, जैसे आपने सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, हमारे रिएक्टर्स होते हैं, एडवांस रिएक्टर, जिसमें आपने सुना होगा क्या, जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, ठीक, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं। ये सब साइंस टेक पढ़ते हैं तब पढ़ाऊंगा। ये एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यूरेनियम 238 से 235 बनाते हैं। फिर हमारा टारगेट है कि 232 तक सस्टेन करना है, जिसमें प्लूटोनियम एंड थोरियम भी यूज होता है। तो ये सब न्यूक्लियर एनर्जी का रिएक्टर का पार्ट है, जिसमें थोड़ा सा जो है कि साइंस का पार्ट है। यहाँ पे इस न्यूज़ को पढ़ाने के लिए बस हल्का सा मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, बाकी वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। जब साइंस एंड टेक आएगा तो ये न्यूज़ पक्का होगी, वहाँ पे कोई एडवांस मीटर रिएक्टर, तो ये सब आपको रिएक्शन में बता दूंगा। तो बस जितना जान लीजिए क्या करते हैं, हमें यूरेनियम 232 अचीव करना है, जो कि मतलब एक जो है कि हमारा क्या बोलेंगे उसे, मस्त तो नहीं, मस्त वर्ड निकल रहा है, सॉरी फॉर दिस। मीन्स मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा, जिससे में सस्टेनिंग पावर खुद है कि वो जो है कि काफ़ी एनर्जी हमें दे सकता है। तो ये रिप्लेस करेगा शांति एक्ट। यही क्या है, हमें सस्टेनेबल हार्नेसिंग करनी है, एडवांसमेंट ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट, जो कि रिप्लेस करेगा 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट को और 2010 के क्लेंडा को। क्लेंडा क्या है, सिविल लाइबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इसने जो है कि ये दो एक्ट को रिप्लेस कर रहा है और इसमें जो है कि थोड़े प्रोविजन चेंज कर रहा है। मीन्स अब तक क्या होता था कि आपके न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट एंटिटी जो है कि अलाउ नहीं है, प्राइवेट एंटिटी अलाउ नहीं है। यहाँ पे ये शांति एक्ट हमारा क्या करेगा, प्राइवेट प्लेयर्स को जो है कि एंगेज कर देगा। तो ये सब जो है कि हमारे कुछ एक्ट में प्रोविजंस लिखे हुए हैं। तो यही देखिए कि शांति एक्ट में क्या है, शांति एक्ट 2025 में प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया है, जो कि कंसोलिडेट और मॉडर्नाइज करेगा इंडिया के न्यूक्लियर फ्रेमवर्क को, किसमें, इनटू ए सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर। इसका एम क्या है,
एम है हमारा 100 गीगावाट का, ठीक, क्या है एम? 100 गीगावाट की क्लीन एनर्जी बनानी है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक। 100 क्या बनाना है ये याद रखिएगा, 100 गीगावाट। अगर आपसे कहते हैं कि इसका टारगेट है 50 का, 150 का, 200 का, नहीं, ये सब नहीं है, 100 गीगावाट का जो है कि टारगेट है। कब तक जो है कि कैपेसिटी करना है? 2047 तक। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर एक्ट अनेबल करता है आपके लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द न्यूक्लियर सेक्टर वाइल इंश्योरिंग रेगुलेटरी ओवरसाइट, और ये सब जो अलाउ करता है। अभी करंट स्टेट देखें तो ये जो है कि आपको ये डाटा याद रखना है। ये हमारा टारगेट है, पर करंट क्या है कि हमने जो है कि स्टेबल रोल एंड कंट्रीब्यूट ओनली 3%, 3% हमारे टोटल इलेक्ट्रिक जनरेशन का हमारा जो है कि अभी कंट्रीब्यूशन है, जो कि इंडिया की इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी कितनी है अभी? 8.78 गीगावाट है। एंड द कैपेसिटी प्रोजेक्टेड टू राइज दिस मच। यहाँ से देखिए काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट दी थ्राइस। थ्राइस मतलब लगभग जो है कि हम लगभग 250% के लगभग जो है कि इसको अनरीच करेंगे 31-32 तक, और वो भी 200 से देखिए 5 गुना, मतलब 500% हमें जो है कि बूस्ट करना होगा कहाँ पे? हमें 100 तक जाने के लिए, ठीक, मतलब 500 नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 420 आएगा, क्योंकि ये 22 है तो हमें 100 जाना है, तो इंटू 4 पॉइंट समथिंग होगा थ्रू दी इंडिजीनियस आपका जो है कि रिएक्टर प्रोग्राम। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है कि सस्टेनेबल लाना है, तो ये याद रखिएगा। अभी कितनी है? 3% है, याद रखिएगा। 8 अभी जो है कि करंटली स्टेट में क्या है? 3%। एंड योर इंस्टॉल कैपेसिटी इज द 8.78 गीगाहर्ट्ज। तो ये जो है कि आपको याद रहना चाहिए। देखिए कि एनर्जी चार्ट भी है, मैं सोच रहा हूँ साइंस वाले सेक्शन में आपको बता दूंगा कि सोलर एनर्जी से कितना जनरेट हो रहा है, ये साइंस वाले सेक्शन में अच्छे से किया जाएगा। आप जो है कि सेशन देखते रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर की हाइलाइट्स क्या है? तो ये सब जो है कि अब कहानी आ गई है, तो ये सब आप पढ़ लेंगे। इसमें देखिए क्या है कि हमें क्या करना है, एनरिचमेंट ऑफ द यूरेनियम 235 को जो है कि आपको नोटिफाइड थ्रेशोल्ड में ले जाना है। यही 235 जो है कि आपका आगे आगे जो है कि जाके 232 तक सस्टेन करना है, तो इसको आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। देन ये सब चीज़ें जो है कि आप यहाँ से पढ़ लेंगे। इसमें एज सच कोई पॉइंट है नहीं, लाइसेंस सेफ्टी का है, तो इसको जो है कि थोड़ा सा होमवर्क में आप कर लेंगे। क्या कर लेंगे? होमवर्क है आपका, इसको जो है कि आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। देन यहाँ पे हम जो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक डे 2026 का रिपब्लिक डे मनाया गया। इसमें जो है कि जो आपका देखिए थीम भी आप याद रख लेंगे। इसमें जो टेबलर्स होते हैं उनसे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कि कौन सा टेबलर जीता है। बाकी आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारा ये क्या था, सेलिब्रेट किया है हमने कौन सा? 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है कहाँ पे? कर्तव्य पथ, जिसका नाम राजपथ था, उसे कर्तव्य पथ कर दिया गया है। विद द थीम क्या है? 150 ईयर्स ऑफ द वंदे मातरम हमने यहाँ पे फोकस किया है, जिसमें पार्लियामेंट पे बहुत ज़्यादा डिबेट भी चली थी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्ण स्वराज हुआ था 1929 को। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में कहा था कमेंट करने को, किसी ने कमेंट किया नहीं है। 3 सेशन अपलोड कर चुका हूँ मैं, एंड आई हैव सीन नोबडी इज कमेंटेड। तो यहाँ पे आप देखिए आई है, ये जान लीजिए दिसंबर 29 के सेशन में आपका पूर्ण स्वराज हुआ था, और आईएनसी ने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 को कि इसको पूर्ण स्वराज डे मनाया जाएगा। दैट्स वाई हम जो है कि इंडिपेंडेंस हमारी कब मिल गई थी? 15 अगस्त, है ना? 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस हो गई थी। 15 अगस्त हमारा जो है कि क्या है? इंडिपेंडेंस डे है। बट देयर इज नियर बाय जो है कि हमारा क्या था? आपका 26 जैन था। और ये यहाँ पे ये भी रीजन नहीं है, 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, बट हमने रिपब्लिक जो है कि 26 जैन करने का किसने सोचा था? यहाँ पे आपका आई थिंक 29 नवंबर, इफ माई करेक्ट। यहाँ पे ये डाटा जो है कि थोड़ा देखना होगा। नवंबर में जब 29 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, और उसको जो है कि हमने अडॉप्ट किया था। एनेक्ट हमने इस दिन इसलिए किया क्योंकि हमारे पास 1.5 कुछ ही, मतलब 1.5 महीने 2 महीने का जो है कि समय था, दिसंबर जनवरी का। दैट्स वाई कि इसको पूर्ण स्वराज 26 जनवरी को डिक्लेयर किया गया था। इसलिए जो है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को रखा गया। नहीं तो जो है कि आपका जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है किसी भी कंट्री के इंडिपेंडेंट होने पे और सॉवरेन बनने पे, तो उस दिन जो है कि वहाँ का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है कि आप याद रखिए। ठीक, यहाँ पे बिटवीन दी 30 एंड 46 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे और पूर्ण स्वराज डे। और फिर धीरे धीरे यहाँ पे थीम क्या थी? 150 और ईयर ऑफ द वंदे मातरम। इसको जो है कि याद रखेंगे। ये पॉइंट जो है कि आपका जो है कि काम का है। यहाँ पे रिपब्लिक डे पे कितने 30 जो है कि टेबलेट्स आए थे, जो कि डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और यूनियन मिनिस्ट्री के थे, जिसमें से आपके सब थीम थे। देखिए क्या था सब थीम? आप देख सकते हैं स्वतंत्रता का मंत्रा, ठीक, यहाँ पे वंदे मातरम, और समृद्धि का मंत्रा आत्मनिर्भर भारत। तो याद रखेंगे ये दो कोट आपको याद रहने चाहिए कि वंदे मातरम को जो है कि स्वतंत्रता का मंत्रा, और समृद्धि का मंत्रा जो है कि आपके टैबलेट्स थे। यहाँ पे चीफ गेस्ट याद कर सकते हैं। चीफ गेस्ट कौन थे? मिस्टर एंटोनियो कोस्टा, जो कि प्रेसिडेंट है किसके? यूरोपियन काउंसिल के। और मिस यूर्सला वोन डेर लेनिन, जो कि प्रेसिडेंट है हमारी यूरोपियन कमीशन की। तो यहाँ पे यूरोप को इस बार चीफ गेस्ट की तरफ बुलाया गया था, ये याद रखेंगे। बाकी बेस्ट हमारा जो है कि मार्चिंग, हाँ, मार्चिंग कंटिजेंट कौन थे?
तो 3 पैनल ऑफ द जजेस जो है कि इसको क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट फॉर द असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द टैबलेट्स, जिसमें से बेस्ट मार्चिंग जो है कि किसको दिया गया था, ये याद रखेंगे। बेस्ट मार्चिंग किसको दिया गया था, इंडियन नेवी को। ठीक। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग द सीएपीएफ एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्स, यहाँ पे हमारी जो कि अमंग द 3 सर्विसेज, मतलब एयरफोर्स, एयरफोर्स, मिलिट्री मीन्स आर्मी एंड इंडियन नेवी में इंडियन नेवी को अवार्ड दिया गया है। यहाँ सीएपीएफ मीन्स जो भी आपकी 6 जो है कि फोर्सेज है, कौन सी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये सब जो हमारी 6 फोर्सेज हैं उसमें से, और दिल्ली पुलिस में जो मीन्स अदर जो पुलिस फोर्स है, एक्सिलरी फोर्स स्टेट की, उसमें से दिल्ली पुलिस को जो है कि ये हमारा बेस्ट अवार्ड मिला है। फिर जो है कि 3 टैबलेट्स जो है कि टॉप के कौन से हैं, महाराष्ट्र का है। एक कहाँ का है, महाराष्ट्र का, जिसका थीम क्या था याद रख सकते हैं आप, यहाँ पे गणोत्सव, अ सिंबल ऑफ द आत्मनिर्भर भारत। देन हमारा कौन है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का क्या था, हैंडीक्राफ्ट्स एंड द फ्लॉग्स ऑफ द जम्मू कश्मीर। देन थर्ड पे केरला था, जिसमें हमारा क्या था, वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी ऑफ द आत्मनिर्भर भारत फॉर द, मतलब आत्मनिर्भर केरला फॉर द आत्मनिर्भर भारत, तो याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या है, टेबला फ्रॉम दी सेंट्रल मिनिस्ट्री, बेस्ट टेबला सेंट्रल मिनिस्ट्री का कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, जिन्होंने वंदे मातरम पे किया था, दो सोल क्राई ऑफ द नेशन। स्पेशल प्राइज दिया गया था हमारे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को, सीपीडब्ल्यूडी को दिया गया था, जिन्होंने वंदे मातरम पे रिप्रेजेंट किया था। मतलब सब याद रखिए, जो भी जीते हैं वंदे मातरम का ये थीम था, तो वंदे मातरम पे जिन्होंने की चीजें परफॉर्म की हैं वो जीते हैं। और यहाँ का थीम का था, मीन्स यहाँ पे थीम था द इटर्नल रेनेसेंस ऑफ द इंडियन डांस ग्रुप। और ये सब देखिए आप देख लेंगे। अब ये छोटे छोटे यूनियन टॉप 3 टैबलेट्स ऑफ अमंग दी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये हमारे जो कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश का याद रख सकते हैं, कल्चर ऑफ द बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट किया गया था। एंड इसमें ऐसा थिंग है नहीं, तो इसको आप रिवाइज कर लेंगे। फिर जो है कि हमारा नेक्स्ट आता है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश हाईलाइटेड द बुंदेलखंड कल्चर हेरिटेज अलॉन्ग साइड द मॉडर्न डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो उत्तर प्रदेश एग्जाम में यूपीसीएस में आप इसको थोड़ा फोकस करके पढ़ सकते हैं। लेट मी सी क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे। ठीक। देन है भासानी, मैंने इसको भासानी के बारे में बता दिया है। ये क्या है हमारा भासानी, एंड द वॉइस फर्स्ट मल्टीलिंगुअल एआई है। इसका काम क्या है, ये पहले तो याद रखिए किसने लॉन्च किया है। भासानी जो है कि आपका माइटी ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। ये एक जो है कि एआई लेड इनोवेशन है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुआ था, वहाँ लॉन्च हुआ था। भासानी का काम जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने बताया था एआई ट्रांसलेशन मॉडल है हमारे इंडिया का, जिसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब जो लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथन करेगा एआई एडॉप्शन, ये सब। और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस जो है कि ब्रॉट अप हुआ था गवर्नमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, जैसे आधार का देखें तो डिजिटल आइडेंटिटी बैकबोन है। ठीक। यहाँ पे क्या है, आधार जो है कि डिजिटल आइडेंटिटी वॉक है, बैकबोन है, जो कि हमारा यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड है, जिसमें बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डाटा रहता है। यूपीआई है हमारा यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, जो कि वर्ल्ड में फेमस हो रहा है काफ़ी, जो है कि एमओयू साइन किए गए हैं। इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये फाइनेंशियल बैकबोन इंक्लूसिवनेस है। भासानी क्या है, एक नेशन वाइड एम्ड है मल्टीलिंगुअल वॉइस एनेबल डिजिटल पब्लिक सर्विस अक्रॉस इंडिया। ठीक, तो ये याद रखेंगे, भासानी एआई प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको जो है कि डिप्लॉयड दी 350 एआई लैंग्वेज मॉडल्स टू फैसिलिटेट ट्रांसलेशन स्पीच, तो इसको आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन हमारा नेक्स्ट है, जो ये यूजीसी रेगुलेशन आया था, इस पे बहुत सारे दंगे फसाद भी चले, दंगे तो नहीं, सॉरी दंगे नहीं, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट बोलेंगे इसको, माय बैड। यहाँ प्रोटेस्ट चले थे, खूब सारे आपको प्रोटेस्ट देखने को मिला था। सब जो है कि यहाँ पे पूरी पॉलिटिक्स खेल दी गई। और सिंपली बताऊं तो आप इसके बारे में अवेयर है कि नहीं, ये क्या है, यूजीसी रूल 2000, देखिए यहाँ पे लिखा होगा एक इक्विटी रूल्स थे 2012 के, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो ये सिंपल से क्या था, जैसे अभी क्या है, वी मच अवेयर दैट कि देयर आर मैनी मीन्स डिस्क्रिमिनेशन बेसिस है यहाँ पे हमारे जो है कि सोशल बैकग्राउंड में मीन्स कास्टिज्म की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में हुआ है। देयर इज नो हिस्टोरिकल बैकिंग है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। बट वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है बाय द एफर्मेटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और जो है कि इसको इम्प्रूव किया जा रहा है, और धीरे धीरे सोसाइटिकल चेंज हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें जो है कि कम होती हुई देखने को मिल रही है। बट दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स रूल मीन, ये जो है कि यूजीसी इक्विटी रूल कहीं ना कहीं गलत थे। क्यों गलत थे, लेट मी एक्सप्लेन यू। क्योंकि देखिए एससी एसटी को प्रिवेंट करने के लिए, इनके पीछे जो भी डिग्निटी मैटर है, इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, आपके पास एट्रोसिटीज एक्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि आपका आर्टिकल 17 है, अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी 14 है, आपका इक्वलिटी प्रमोट करना। तो ये सब हमारे पास पहले से प्रोविजंस है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इनको हमें क्या करना है, इससे हमें स्ट्रेंथन करना है और इसी चीज़ों को प्रमोट करना है। बट ऐसे लॉ अगर और आएंगे
तो ये क्या दर्शाएगा, मीन्स एक डिस्क्रिमिनेशन भावना को और बढ़ाएगा। तो इसमें क्या कहा गया था कि ये तो देखिए पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, बट ये इक्विटी रूल्स मीन्स यहाँ पे थोड़े बैकग्राउंड केसेस है। ये 2000 मीन्स 2006-7 से जो है कि चलता आ रहा था। जब 2011 का जो ये रूल बना था, उसमें क्या है कि यूनिवर्सिटीज और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इसमें क्या हो रहा था, आपके जो एससी कैंडिडेट्स हैं, मीन्स एसटी जो कैंडिडेट्स हैं, उनके सुसाइड रेट बढ़ रहे थे। ठीक, उनके सुसाइड रेट बढ़ रहे थे, जिसमें से बहुत सारे सुसाइड रेट का जो है कि जो भी सुसाइड्स होती हैं, उसमें ये पाया गया कि उनके साथ जो है कि कुछ कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें परफॉर्म हुई हैं जिसके वजह से ये सुसाइड टेक प्लेस कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम कहा था कि भाई अपना कुछ जो है कि रेगुलेशन सुधारो। तो वहाँ पे 2011 की इक्विटी रूल्स आई थी, 2012 में जो इम्प्लीमेंट हुआ था, देखेंगे यहाँ पे 2012 में रेक्टिफाई करके इम्प्लीमेंट किया गया था, जिससे यूनिवर्सिटीज़ और कैंपस के अंदर जो है कि सुसाइड रेट को अमंग दी एससी एंड एसटीज जो है कि कम कर दिया जा सके। तो यहाँ पे ये देखिए, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, साउथ का एक स्टेट था, आई थिंक वो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में था। वहाँ पे एक पीएचडी स्टूडेंट थे जो कि 2014 की बात है, उन्होंने सुसाइड किया था। तो ये मैटर एक्सीलेट होने लगा था कि एक पीएचडी स्टूडेंट भी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इतना कुछ पढ़ने के बाद वो अगर सुसाइड कर रहा है, तो मतलब और भी बच्चे फेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई स्ट्रेंथर करो, स्ट्रेंथर करो। तो यहाँ पे यूजीसी ने क्या किया, एक कैंपस रूल ले आए। क्या ले आए, यहाँ पे यूजीसी ने जो इक्विटी रूल्स थे, इक्विटी रूल्स को यूनियन ग्रांट कमीशन इक्विटी रेगुलेशंस ले आए। इसमें क्या क्या अमेंड करके इन्होंने क्या दिया कि जो भी कैंपस के अंदर कुछ भी ऐसा अगर हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एक पैनल होगा। ठीक, यहाँ पे पैनल में जो है कि मेजोरिटी ऑफ दी एससी एसटी से आएंगे, कुछ जनरल कैंडिडेट भी आएंगे। मीन्स यहाँ पे क्या किया कि सबको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जो भी आपके हैं, कि एससी एसटीज एंड वुमेन्स। ठीक, एससी एसटी एंड वुमेन्स, और इसमें इंक्लूड कर दिया ओबीसीज को भी। ठीक, अब बचे कौन, सिर्फ जो है कि जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट। वुमेन्स जब इंक्लूड हो जाता है, वो सारी कैटेगरी की इंक्लूड होती है। ठीक, तो यहाँ पे एक तरह से एक आपने सेक्शन को बस छोड़ दिया है, मीन जनरल कैटेगरी के मेल्स को छोड़ा गया है। दैट्स वाई ये थोड़ा मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ। इसलिए जो है कि ये जो है कि थोड़ा ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था। कैंपस के अंदर जो है कि अगर आप कर रहे हैं, मीन्स ये कैंपस के अंदर अप्लाई होगा, मीन्स कैंपस के अंदर यहाँ कोई जो है कि गांव है और यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। ये जो यूजीसी एक्टिविटी था, कैंपस के अंदर जो है कि आपका डिस्क्रिमिनेशन अलाउ, मतलब डिस्क्रिमिनेशन को रोकता था, जिसमें एक पैनल कमेटी भी थी। तो ये सब जो है कि करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, और इसको जो है कि स्क्रैप डाउन भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम जो है कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनने की जगह कब से ऐसे लॉ ला के हम रिग्रेसिव सोसाइटी बन रहे हैं। दैट्स वाई इट इज स्ट्रक डाउन तो नहीं हुआ, इसको जो है कि स्टे कर दिया गया, और कहा गया कि इसको जो है कि थोड़ा अमेंड करके जो है कि अच्छे प्रोविजंस लाइए, ऐसे प्रोविजंस चलेंगे नहीं। तो यही सब जो है कि थोड़ा सा है। आप देखेंगे अभी क्या है कि सिग्निफिकेंट ऑर्डर है, ये सब जो है कि करना। जनवरी 2026 में इक्विटी रेगुलेशन लाया गया था, जिसका जो है कि कोर्ट हैज द कंसर्न अबाउट द पॉसिबल मिसयूज, और वेगनेस है, इसमें इसको मिसयूज किया जा सकता है, इसलिए जो है कि इसका स्ट्रक डाउन किया गया। यहाँ पे देखेंगे अब्दुल्वा सलीम तादवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में एक केस हुआ था, जहाँ पे यूजीसी को नोटिफाई किया था रेगुलेशन एड्रेस द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, प्रिवेंट द स्टूडेंट फ्रॉम द सुसाइड, रेक्टिफाई करना था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2012 रेगुलेशन। तो ये तीन चीज़ यहाँ पे पॉइंट आप जो है कि देख लें, इन्हीं को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिसका बैकग्राउंड रीजनिंग क्या था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन आप की प्रोविजंस क्या है कि यहाँ पे ब्रॉड कवरेज ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें देखिए क्या हो गया था, एससी एसटीज तो आए थे, वो आपके ओबीसीज भी आ गए थे। एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली जो है कि एक्सटेंड किया था इन्होंने प्रोटेक्शन टू दी ओबीसीज, और वुमेन्स तो इंक्लूड हुई की थी। मैंडेटरी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स जो है कि बना दिए गए थे। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप। देन यहाँ पे आपको जो है कि ये अपॉर्चुनिटी सेंटर है, जिसमें इक्विटी ऐसे प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पे इक्विटी कमेटी जो होगी अंडर द ईओसी, यहाँ पे इक्वल जो अपॉर्चुनिटी सेंटर बने हैं, उसमें चेयर बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो भी हेड होंगे प्रिंसिपल और डीन, उनके द्वारा हेड किए जाएंगे। और रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम दी एससी एसटी ओबीसी पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड वुमेन। तो यहाँ पे देखिए सारा सेक्शन आ गया। फिर बचता कौन है, जनरल मेल। देन यहाँ पे इक्विटी कमेटी जो है कि उसको जो है कि 24 आवर में करेंगे, 15 वर्किंग डे में जो है कि रिजोल्यूशन होना चाहिए। एक नेशनल लेवल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस, ये सब बनाया गया था, जिसको आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कोर लीगल कंट्रोवर्सी क्या थी, क्लॉज 3 क्या था, जो इसका मतलब लीगल कंट्रोवर्सी जो हुई थी, जिसमें क्लॉज थर्ड मीन्स यहाँ पे जो भी हमारा एक्ट था, उसका क्लॉज थर्ड का सेक्शन सी ऑफ दी 2026 यूजेगी, ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कहता है, ओनली अगेंस्ट दी एससी एसटी ओबीसी। मीन जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खाली इन्हीं के खिलाफ हो सकता है। क्या यहाँ पे जो वर्ड है उसको समझ जाइए कि मीन्स अगर किसी को डिस्क्रिमिनेशन करना है, तो कहीं भी किसी भी फॉर्म में कर लेगा, मतलब सो वीकनेस है, तो उसको जो है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे आप। देन सी क्या कर रहा था, डिस्क्रिमिनेशन ब्रॉडली टू दी
ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर मीन्स कोई डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कास्ट बेस्ड थोड़ी ना बचा है। अगर मान लीजिए किसी को जो है कि यहाँ पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, ठीक, यूनिवर्सिटी में जो है कि यही एक फिनोमिना थोड़ी ना कि हम जो है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं भी, मतलब जिसको करना को जेंडर बेस्ड कर देगा, रेसिज्म कर देगा, ठीक, आपके जो है कि रीजनलिज्म कर देगा, तो बहुत सारे फैक्ट है ना। तो यूजीसी को इक्विटी रूल्स में खाली इसको स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है कि आपकी चीज़ें जो है कि लिखी हुई है इस एक्ट में। आई होप मैंने इसको जो है कि आपको थोड़ा आपको ब्रेन बूस्टिंग भी करा दी है, तो ये आपको जो है कि अच्छा लगा होगा। सो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का एक एक्ट आया है जिसे क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का घरौनी एक्ट कह रहे हैं। घरौनी यहाँ पे क्या है, घर औनी। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आबादी क्षेत्र हुआ था, जैसे हमारी चकबंदी हुई तो लोगों को जमीन बांटी गई, ठीक, यहाँ पे आबादी क्षेत्र मिले तो छोटे छोटे जो इनके पास घर नहीं है। आबादी आबादी जो वर्ड होता है क्या होता है यहाँ पे रूरल रिकॉर्ड में, थोड़ा सा जो है कि एक पीस ऑफ लैंड दिया जाता है जिनके पास जो है कि कच्चा हाउस थे उनको थोड़ा क्या बोलते हैं पक्का हाउस बनाने के लिए ज़मीन दी जाती है। ये हमारे आवास योजना से अलग था, ठीक, ये आबादी जो है कि आवास योजना से अलग था, तो यहाँ पे ये सब प्रोविजंस है। तो यही कहा कि उत्तर प्रदेश का जो है कि आबादी रिकॉर्ड जो है कि उत्तर प्रदेश आबादी रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली नोन एज द घरौनी एक्ट वाज टेकन अप एंड पास बाय द लेजिस्लेचर, जो कि ये पास कर दिया गया है टू प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर द रूरल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आबादी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड क्रिएटेड अंडर द स्वामित्व स्कीम। अब ये जो स्वामित्व है इसके अंडर जो है कि पास कर दिया गया। स्वामित्व क्या है, आपका ड्रोन बेस्ड सर्वे है, मीन्स जो है कि कोई भी गांव है, अब जान रहे हैं कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं फिर यहाँ खूब सारे खेत हैं, फिर कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं तो बीच में यहाँ खेत है, फिर यहाँ से रोड गई है, यहाँ से बीच में छोटी छोटी जो है कि कनेक्टिविटी गाँव की रोड है। तो स्वामित्व क्या करता है, ड्रोन बेस्ड मैपिंग करता है, पूरा रिकॉर्ड रखता है, तो उसमें जो है कि आबादी को भी आपको जो है कि आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा। स्वामित्व के जो है कि स्टेटस इन उत्तर प्रदेश जो है कि एज पर दी लोकसभा एनेक्सेशन, यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने क्या शो किया है, इट शोज दी टारगेटेड विलेज ऑफ दी दिस मच, ड्रोन फ्लाइंग कंप्लीटेड जो है कि यहाँ पे हो चुकी है इन सब में, प्रॉपर्टी कार्ड जो है कि आपको दिया जाएगा, और नंबर ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड प्रिपेयर्ड दिस मच, ठीक, ये सब जो कि डाटा है ये याद रख लेंगे कितने विलेज में है। बाकी लीगल रिकॉर्डिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग स्वामित्व बेस्ड रिकॉर्ड है, तो ये सब आप पढ़ लेंगे। आई होप ये समझ में आएगा। घरौनी एक्ट क्या है, पास कर दिया गया है जिसमें स्वामित्व स्कीम में आपके ड्रोन बेस्ड मैपिंग की जा रही मैपिंग की जा रही है। आई होप ये 3-4 टॉपिक मैंने अच्छे से क्लियर किए हैं, और आपको देखिए गाइस अच्छा लगे तो आपको लाइक सपोर्ट करके बताना है कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहे हैं कि पेनियार वाटर डिस्प्यूट है, ठीक, यहाँ पे क्या है, पेनियार वाटर रिवर डिस्प्यूट है। सिंपल सी बात है, वाटर डिस्प्यूट के बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको याद क्या रखना है, बस ये याद रखिए आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देयर शैल बी दी इंटर स्टेट, जो है हमारी इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिवर काउंसिल होगी, और इसके जो है कि लंबी चौड़ी लिस्ट है। जैसे अभी देखें तो यहाँ पे पेरियार रिवर वाटर डिस्प्यूट है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो कि हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक, देयर आर द लिंकेज ऑफ द केन बेतवा जो है कि लिंकेज उसका वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। गोवा में देखें तो एक रिवर है वहाँ पे महादीग रिवर करके है, जो कि महादीग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो इनको जो है कि आप एक क्या काम करेंगे, बस इतना याद रखें कि ये आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं। इसमें आपको आर्टिकल 262 है, इसमें इंटर स्टेट जो रिवर डिस्प्यूट काउंसिल होती है, रिवर काउंसिल, उसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। और इसके बारे में इसके साथ साथ जो है कि क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 263 है ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल की। तो ये आपको मैं आज थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, ये अपनी तरफ से इस टॉपिक को आपको कवर करना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये आपका रिवर डिस्प्यूट कैसे क्या कहानी चली है, पेनियार रिवर कहाँ पे है, ये आपका देखें तो पेनियार रिवर ओरिजिनेट इन दी कर्नाटक और फ्लो करती है तमिलनाडु में। तो ये एक इंटरनेट मीन्स यहाँ पे क्या है, ध्यान दें ये मैप में ये क्या है, हमारा कर्नाटक है, ये जो है कि इधर केरला है, इधर क्या है तमिलनाडु है, ठीक, इधर क्या है आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, यहाँ महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ये उड़ीसा आ जाएगा, ये कर्नाटक में ओरिजिनेट करके ऐसे तमिलनाडु से फ्लो कर रही है ये रिवर। तो यहाँ पे 2 स्टेट इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो इनके लिए जो है कि आर्टिकल 262 ने एक प्रोविज़न किया है कि इंटर स्टेट रिवर हमारी जो है कि काउंसिल बनेगी, जिससे आपको जो है कि डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन में मदद मिलेगी। तो यहीं पे है कि यहाँ पे बात मतलब ये टाइमलाइन दे रखी है 1892 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ मद्रास मैसूर में, ठीक, यहाँ पे कर्नाटक ने कंटेंट किया, फिर 18 में तमिलनाडु फाइल्ड ओरिजिनल सूट, जो कि आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वोक हुआ कि ओरिजिनल जुडिक्शन कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन है इंटर वाटर डिस्प्यूट में। फिर यहाँ 2019 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरिम अपील है, ठीक, यहाँ पे जो है कि फिर सेक्शन 3 इन्वोक हो गया, 24-25 में ये नेगोशिएशन चल रहे हैं, और अभी भी मरा हुआ है डिस्प्यूट, तो इसको जो है कि गो थ्रू कर लेंगे, ये आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर देखिए अगला भी हमारा जो है कि है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026, ये भी काफ़ी इजी है। इसमें जो है कि सिंपल से जो मैंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मैंने बताया था आपको ऊपर,
स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को अप्लाई करने के लिए। मीन्स यहाँ पे आपका जितना भी प्लास्टिक मैनेजमेंट हो गया, सॉलिड मैनेजमेंट हो गया, ये क्या है, पॉल्यूशन एक्ट्स हैं। ठीक, इसी में जो है कि आपको कुछ कुछ कहानियाँ लिखी हुई हैं, वो आपको देख लेना है। ये याद रखिए कि हमारा जो है कि अम्ब्रेला एक्ट है 1986 का, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें आपको 6 मेन लॉज मिलेंगे, 6 मेन लॉ मिलते हैं। जैसे आपके एयर वाटर हो गया, एयर वाटर पॉल्यूशन पे, ठीक, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गए, तो ये सब जो है कि हमारे आते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्ट। इसमें जो है की हाईलाइट क्या है कि यहाँ पे ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटी की है रीयूज लिंक के लिए। ठीक, यहाँ पे किससे रिलेटेड है, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, जो भी हमारे जो है कि डिस्पोजेबल, जैसे आप देखें तो बॉयलर, सीमेंट क्लिंक्स जो है सर्कुलर इकोनॉमी में जो है कि क्लियर पेनल्टीज लगाई जाए। बल्क जनरेटर्स हैं, वो काउंट कर रहे हैं 30% ऑफ दी आपका सॉलिड वेस्ट, इनको जो है कि रिड्यूस करना होगा। रूल बनाए गए हैं 4 वे सेग्रीगेशन में, जिसमें वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट। ठीक, ये क्लासिफिकेशन याद रख सकते हैं कि यहाँ पे 4 वे सेग्रीगेशन बना दिया गया है कि आपका वेट वेस्ट अलग जाए, मतलब थोड़ा जो वेटी मतलब गीला कूड़ा है वो अलग जाए, सूखा अलग जाए, जो साफ सफाई का है वो अलग जाए, और स्पेशल केयर वेस्ट है इनका जो है कि जैसे ये सब चीज़ों को अलग किया जाए। ट्यूबलाइट्स और वेस्ट बैटरीज को जो है कि अलग किया जाए। ठीक, इनको जो है कि आप देखेंगे क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि कवर एवरीथिंग फ्रॉम पेपर एंड किचन वेस्ट टू द सैनिटरी एज वेल एज द आइटम लाइक दी ट्यूबलाइट्स, जो कि काफ़ी फ्लोरेसेंट होती हैं। फ्लोरेसेंट मतलब ट्यूबलाइट में फ्लोरेसेंट होता है, तो इन सबको जो है कि डिस्पोज बहुत सेफली करना चाहिए, इन्वायरमेंट डैमेज करती हैं। बैटरीज हो गया, तो इनके इन्वायरमेंटल रिस्क ज़्यादा है, तो इनको जो है कि काफ़ी अच्छे से किया जाए। क्राइटेरिया है कि इतना एरिया जो है कि फला फला जो है कि आपको दिया जाए कि डिफाइंड एज द इनमिटीज एनी वन ऑफ दीज क्राइटेरिया। बल्क जनरेटर्स, जैसे आपका बल्क जनरेटर की डेफिनेशन दी गई है, इतने इतने एरिया, इतना केजी वेस्ट जो है कि वहाँ होना चाहिए, और ये सब जो है कि पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे हमारे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टेट किया है, स्टेटिंग दैट अबाउट दिस मच ऑफ द टन ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड इन इंडिया। मतलब 1 लाख 1.85 लैक्स टन जो है कि पर डे इतना जनरेट हो रहा है, जिसमें से इतना कलेक्ट होता है। बाकी जो है कि क्या होता है, आपका प्रोसेस ट्रीट हो जाता है। मीन्स इसमें देखिए प्रोसेसिंग रेट हम लोग का बहुत ही मतलब वो है। मीन्स यहाँ पे 1.79 में से कलेक्ट हो रहा है, 1.4 लाख जो है कि टन आपका प्रोसेस द्वारा इतना जो है कि लैंडफिल्स में जा रहा है। मतलब रेशियो मतलब काफ़ी इंप्रूव कर लिया है यहाँ पे। ठीक, तो इसको जो कि ब्रीफली याद रखेंगे, नोट करना है ये। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे, जिसमें ऐसा सच कुछ है नहीं, तो ये याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पे एक चीज़ है, एक इनिशिएटिव क्या है, बायो फार्मा शक्ति। बायो फार्मा शक्ति में क्या है कि ये हमारे यूनियन बजट 26-27 में लॉन्च किया गया है। इसने क्या किया है, बायो फार्मा और बायोलॉजिकल मेडिसिन एट द सेंटर हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज में, इसमें एक डेडिकेटेड नेशनल इनिशिएटिव बनाया गया, आउटले ऑफ द 10,000 करोड़ फॉर द 5 ईयर टू द एंड टू एंड इकोसिस्टम फॉर द बायोलॉजिक्स एंड द बायोसिमिलर। इसमें जो है कि हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च सेंटर को जो है कि 3 नए इंस्टीट्यूट जो है कि बनाने के लिए बात की गई है। एक्सपेंशन इन द स्ट्रेंथिंग ऑफ द बायोफार्मा नेटवर्क, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 3 न्यू यहाँ पे हमारे जो इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे बायोफार्मा शक्ति का मतलब हो गया, जो भी आप देखिए बायोफार्मा मीन्स क्या है, मेडिसिन से रिलेटेड सेक्टर है। मेडिसिन से रिलेटेड सेक्टर में यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है, इतना जो है कि बजट पास किया गया है। और ये भी जो भी हमारे जो क्या है, देखिए हमारे जो हमारा क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, बायोफार्मिक का जो फार्मास्यूटिकल बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, इसकी प्रोसेसिंग भी बहुत ज़रूरी है इंडिया में। जैसे हॉस्पिटल्स में आप देखिए, हॉस्पिटल्स में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, आपकी मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, देयर आर मैनी ग्लव्स, देन जो है कि देयर आर सो मैनी ऑपरेशन गोइंग, तो उनमें जो इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, तो उनको फेंका जाता है। तो इन सबको जो है कि मैनेज करने के लिए एक हमारे पास जो है कंसोलिडेशन होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या बूस्ट करना पड़ेगा, अपना फार्मास्यूटिकल सेक्टर बूस्ट करना पड़ेगा, और ये सब जो है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लिंक करके चीज़ें हो पाएंगी। देन जो है अरावली हिल्स, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। इसमें क्या हुआ था, इसमें न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि इसमें डेफिनेशन ऑफ द हिल्स जो है कि चेंज कर दी गई थी। मतलब कॉन्टिन्यूस जो है कि जैसे मान लीजिए कोई है, ये हिल है, ठीक, यहाँ पे जो है कि कुछ हाइट बड़ी होंगी, है ना, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली। यहाँ पे कुछ हिल्स है, कुछ हाइट से बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी। ठीक, यहाँ पे क्या है, अरावली जो है कि डिक्लाइन भी कर चुकी है, तो कुछ यहाँ पे है, फिर यहाँ बीच में गैप है, फिर कुछ यहाँ पे है जिसकी हाइट छोटी है, तो कुछ जो है कि यहाँ पे है जिनकी हाइट जो है कि थोड़ी बड़ी है। तो इन्होंने क्या दिया भैया कि एक जो है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन मार दी कि इस हाइट तक के जितने भी हैं, मतलब यहाँ मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको बना दिया गया 200 फीट का। ठीक, 200 फीट फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ अभी आपको, समझाने के लिए। इसको 200 फीट से जो ऊपर है वो क्या है, हमारे जो है कि अरावली के माउंटेन्स माने जाएंगे। जो 200 फीट से नीचे नहीं है वो माउंटेन्स नहीं माने जाएंगे। तो इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप माइनिंग वाइनिंग अलाउ करके इसको जो है कि क्लियर करके यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम करिए, तो इस पे हो गया डिस्प्यूट। अब देखिए क्या है, हमारा ये क्या है, प्यारा सा भारत है। ठीक, प्यारा सा भारत है, ये राजस्थान वाला एरिया है। ठीक, ये हमारा प्यारा सा भारत थोड़ा सा गलत बन गया। ठीक, प्यारा सा भारत है, इसको थोड़ा इमेजिन करिएगा। ये क्या है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ हिमाचल है, ठीक, यहाँ उत्तराखंड है, ये हरियाणा है। ठीक, हमारा जो है कि बीच में ही हमारा क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द क्या है, दिल्ली है।
ठीक, यहाँ पे आपका क्या है, राजस्थान है। अब राजस्थान में क्या है, इधर थार डेजर्ट है। ठीक, और जानते हैं डेजर्टिफिकेशन जो है कि धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। तो उसको एक तरह से अरावली जो यहाँ पे बनी हुई है, अरावली, ये क्या कर रहा है, दिल्ली में जो है कि जो छोटी मोटी जो रिजेस बची हैं वो प्रोटेक्ट कर रही हैं कि डेजर्टिफिकेशन नहीं आ पाए। तो इसीलिए जो है कि थोड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न हो गया। और ये न्यूज़ में रहा कि यहाँ पे जो है कि चीफ जस्टिस जो है कि सूर्यकांत ये लोग जो है कि अपना यहाँ पे बेंच बैठा, ये सब जो है कि पढ़ लेंगे। कंटेक्स्ट में क्या है, बैकग्राउंड है कि 2010 का जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट था, अरावली रीजन को यहाँ पे कह दिया कि जो मतलब स्लोप साइंटिफिक बेस पैरामीटर है, इंक्लूडिंग द स्लोप ग्रेटर देन 3 डिग्री फुट हिल बफर ऑफ द 100 मीटर और इंटर हिल स्टेशन और दी विड्थ ऑफ दी अप टू 500 मीटर। ये बैकग्राउंड था। फिर यहाँ पे धीरे धीरे इसको जो है कि चेंज करके जो है कि देखिए आप इसको पढ़ लेंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैंने आपको न्यूज़ बता दिया कि इस वजह से डिस्प्यूट था। तो कमेटी रिपोर्ट वाज फॉर्मली सबमिटेड टू दी मिनिस्ट्री ऑफ द, इसमें हमारी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में सबमिट की गई, जहाँ पे बताया गया क्या कि अरावली हिल्स है, डेफिनेशन ऑफ द अरावली हिल्स एंड मैनेजमेंट जो है कि प्लान है। इसमें क्या करेंगे, आपको काउंसिल ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च फाउंडेशन इसमें वर्क करेगी और इसको जो है कि थोड़ा चेंज किया गया और यहाँ पे इम्पोज कर दिया गया इसको जो है कि स्क्रैप डाउन अभियान पे इसको रोक दिया गया। तो इसको पढ़ लीजिएगा, आई होप। हाँ, इसमें ऐसा कुछ था नहीं, तो यहाँ पे इतना ही मैं बता सकता हूँ इसके बारे में। फिर यहाँ पे क्या है नेक्स्ट आपका, देखिए जो मनरेगा एक्ट चलता था, यहाँ पे है वीजी, यह क्या है, वाइब्रेंट भारत ग्रामीण रोजगार। इसको देखिए, वाइब्रेंट भारत, सॉरी विकसित भारत, वाइब्रेंट विकसित भारत गारंटी फॉर दी रोजगार आजीविका मिशन है। ठीक, ये ग्रामीण जो है कि है, ये जी से यहाँ पे क्या है, गारंटी है, ये जी से ये वाला ग्रामीण है। इन्होंने क्या किया है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द मनरेगा है, मनरेगा का नाम चेंज करके जो है कि वीजी राम जी रख दिया है। तो ठीक, ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स। इसका बस ये काम है, आपने मनरेगा तो जानते ही हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है कि इसमें क्या है कि 100 दिन से 125 दिन कर दिया है, इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मॉडल विद दी क्या है आपका 60-40 का जो है कि सेंट्रल स्टेट शेयरिंग होगा। नॉर्थ ईस्ट जो है हिली रीजन में जाते हैं 90-10 हो जाता है और यूनियन टेरिटरी में 100% हो जाता है। देखिए दो तरह की स्कीम होती है, तो पता होगा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो सेंट्रल स्पॉन्सर करेगी, तो उसमें क्या है शेयरिंग होती है, जैसे सेंट्रल स्टेट के लिए 60-40 का, हिली एरियाज के लिए 90-10 का, मतलब माउंटेनियस और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100%। और बट यही अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता तो 100% फंडिंग कौन देता, सेंटर देता। और ये सब जो है कि देख लेंगे, इसमें कहानी ऐसा कुछ है नहीं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर क्या है यहाँ पे, फ्लैग होस्टिंग एट दी राम अयोध्या टेम्पल इन दी, राम टेम्पल इन दी अयोध्या। तो देखिए फ्लैग होस्टिंग, देखिए अभी क्या है, इस पे होस्टिंग और जो है कि फ्लरिंग में डिफरेंस जान लीजिए। होस्टिंग क्या होता है और अनफ्लरिंग क्या होता है। यहाँ पे हमारा दो चीज़ होता है, जैसे आप जानते हैं 15 अगस्त को क्या है, 15 अगस्त को है इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी को क्या है आपका, रिपब्लिक डे। ठीक, रिपब्लिक डे, यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे। अब अनफ्लरिंग क्या होता है, देखिए अनफ्लरिंग का मतलब हो गया, फ्लर करना मतलब लहराया जा रहा है। ठीक, ये झंडा क्या है, लहराया जा रहा है, मीन्स यहाँ पे ये जो हमारा झंडा रहेगा ऊपर ऐसे बांधा रहेगा, यहाँ रस्सी रहेगी, इसको खींचा जाएगा और ये ऐसे करके लहराएगा। होस्टिंग का मतलब होता है, यहाँ पे जो है कि स्टैंड है, पोडियम, और झंडा जो है, फ्लैग ऐसे नीचे है, ये नीचे से ऊपर जो है कि जाएगा। ठीक, ये झंडा क्या है, नीचे से ऊपर जाएगा, मीन्स इसको होस्टिंग कहते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे होता है, उस दिन क्या करते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोग करते हैं फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग का मतलब हो गया, यहाँ पे आपका जो है कि ब्रिटिश से हम लोग इंडिपेंडेंस पाए थे, हमारा जो है कि ब्रिटिश का झंडा नीचे किया जा रहा था और अपना झंडा ऊपर होस्ट किया जा रहा था। और जो है कि रिपब्लिक डे वाले दिन क्या करते हैं, हम लोग अनफ्लर करते हैं, मीन्स इंडिपेंडेंस है, सोवरिन अपनी पावर दिखाते हैं, तो हम जो है कि झंडा अनफ्लर करते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो यहीं पे जो है कि आपका जो है कि फ्लैग होस्टिंग जो है कि हुई है, तो हमारे जो है कि यहाँ पे देख लेंगे। जो थोड़ा सा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो आपसे पूछा जा सकता है, हिस्टोरिक इवेंट था। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ जो कि याद रखेंगे। पूछा क्या जाएगा, फ्लैग डिजाइन एंड सिंबलिज्म क्या है। द फ्लैग इज द राइट एंगल ट्रायंगुलर फ्लैग 10 फीट इन द हाइट एंड 20 फीट इन द लेंथ, पावरफुल जो है कि सिंबल लाइक, यहाँ पे क्या है, रेडियंट सन, ओम का साइन, यहाँ पे कोविद्रा ट्री जो कि एम्बल एंशिएंट विजडम स्ट्रेंथ शो करता है। ठीक, सन डायनेस्टी का विच रिफ्लेक्ट दी राजा राम। एंड यहाँ पे ऑक्सपीसियस टाइमिंग, द फ्लैग होस्टिंग प्लेस ड्यूरिंग दी अभिजीत मुहूर्त, जो कि एक प्लानिटरी कॉन्स्टिलेशन है बाय द हिंदूज फॉर सिग्निफिकेंट रिचुअल्स। तो ये सारी जो है कि आप पॉइंट याद रख सकते हैं। उसमें एक रेडियंट सन है, ओम है, कोविद्रा ट्री है, ठीक, जो सैफरन कलर में है, ऑक्सपीसियस टाइमिंग है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। फिर जो है कि आपका नेक्स्ट न्यूज़ है वाटर बजटिंग एंड द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। ये क्या है, वाटर बजटिंग एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक में सिंपल सा
न्यूज़ है, इसमें पढ़ लेंगे कि वाटर डेफिसिट कौन कौन रहा है, ठीक। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में जो है कि वाटर बजटिंग की जा रही है, जहाँ पे वाटर स्कैरिसिटी है इन सबको मैनेज करने के लिए। तो ये सिंपल सा न्यूज़ है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ये हैशटैग क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा गाइज, तो इसको जो है कि कर लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो वो समझाने लायक है, मैं उसको कर रहा हूँ। देखिए 3 सेशन में मैंने आपको अच्छे से जो है कि पुट अप किया। अब नीचे के जो न्यूज़ है थोड़े बहुत स्टैटिक्स हैं और आपको पढ़े-पढ़े मिलेंगे, जहाँ पे देखिए समझाने वाली चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ। जहाँ पे आप खुद कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक बार रीड आउट कर लेना है, और उसमें से देखिए एज़ सच कुछ है नहीं। देन नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज होती है, कौन सी, एक आर्टिकल 143 होता है, एक आर्टिकल क्या होता है 142 होता है, ठीक। आर्टिकल 143 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि प्रेसिडेंट सीक दी सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ द लॉ और द पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 143 कहता है कि प्रेसिडेंट अपनी एडवाइस ले सकते हैं। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट सीक दी एडवाइस, ठीक। क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है कि एडवाइस लेंगे सुप्रीम कोर्ट जज से, जो है कि आपके चीफ जस्टिस से एडवाइस ले सकते हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। जो एडवाइस होती है, ये मीन्स जो आप देंगे एडवाइस, वो जो है कि आपकी एडवाइजरी नेचर होती है, मतलब बाइंडिंग नहीं होती है, और वो बाउंड, कोर्ट बाउंड भी नहीं होता है कि वो एडवाइस करे या ना करे, ठीक। तो न्यूट्रल स्टैंस मतलब वो चुप भी रह सकता है, साइलेंट भी रह सकता है। फिर कह रहा है बेंच रिक्वायरमेंट सच हर्ड बाय द एटलीस्ट 5 बेंच, जो है कि 145 5 में लिखा गया है कि 5 बेंच एटलीस्ट, जो है कि 5 मेंबर बेंच, 5 जजेस का बेंच इसको सुनना चाहिए। और यहाँ पे कंफ्यूज क्या नहीं होना, 143 जो है कि ये एडवाइस को सीख करता है, 142 क्या करता है, 142 करता है कंप्लीट जस्टिस। तो ये याद रखिएगा, 142 क्या करता है, कंप्लीट जस्टिस का आर्टिकल है गाइड, इसको जो है कंफ्यूज नहीं हो रहा है 143 से, ठीक। यहाँ पे ये अब सब चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड देखेंगे कि एक बिल पास हुआ था स्टेट लेजिस्लेचर में, बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर गिव द एसेंट, ठीक। यहाँ पे जो है कि हमारे गवर्नर जो है कि एसेंट देते हैं 200, वो भी आप ही आगे आएगा। तो इसी को लेके जो है कि हमारे 16th जो है कि क्या था, नाउ आंसर द 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जो कि स्पेशल रेफरेंस एज ऑफ द 1 ऑफ द 25 ऑन हाउ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट शुड डील विद द स्टेट बिल्स। इस पे जो है कि मांगा था ओपिनियन, और स्टेट बिल्स पे जैसे हमारे क्या होता है, स्टेट बिल क्या होता है, या तो गवर्नर उसको जो है कि एसेंट दे दे, या जो है कि रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए। फिर रिटर्न होके आएगा तो जो है कि वो एक काम कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, किसके लिए, रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए, तो गवर्नर का रोल खत्म हो जाएगा। तो उसी पे ये जो है कि लंबा चौड़ा आर्टिकल है, ठीक। यहाँ से देख लेंगे विद इन एक्ट इन 1 मंथ, ये सब जो है कि कर लेंगे। ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, यू कैन गो थ्रू इट, जो कि यहाँ पे मैंने समझाना था। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, 143 और 142 आर्टिकल। और नेक्स्ट में तो आपको जो है कि यहाँ पे क्या है, आपको 200 आर्टिकल मिलेगा। फिर कौन सा, अंडर द आर्टिकल 200, ये याद रखना है, जिसमें गवर्नर हैज ओनली 3 कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड ऑप्शन फॉर द स्टेट बिल कम्स। और वो 3 ऑप्शन क्या है, आपका जो है कि कंसिडरेशन जो है कि करेंगे नहीं करेंगे, और रिजर्व कर लेंगे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन आएगा तो इनका रूल खत्म हो जाता है, ठीक। यहाँ पे गवर्नर कैन नॉट विद होल्ड एसेंट एंड मस्ट रिटर्न दी बिल विद दी। ये सब जो है कि पॉलिटी का पोर्शन है गाइज। ये सब मैंने थोड़ा सा जो है कि लिबर्टीज ले रहा हूँ, पॉलिटी वाले सेशंस में सब मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। आपको अगर देखना है तो गवर्नर वाला सेशन जो है कि खोल के देख लीजिए, वहाँ पे ये सब जो है कि आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन मिल जाएंगी। तो आई होप इसको जो है कि आप कंसिडर करेंगे। मीन्स जो है कि देखिए मैंने जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें ये सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन है आपको, जो है कि टॉपिक वाइज है। तो आप जो है कि लेबलिंग से भी जा सकते हैं, मीन्स थंबनेल में देख लीजिए कौन सा टॉपिक क्या लिखा हुआ है। वहाँ गवर्नर वाले चैप्टर खोल लीजिए, गवर्नर वाले चैप्टर में वहाँ आर्टिकल 200 और ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे वहाँ पे। देन यहाँ पे इलेक्शंस हैं। ये इलेक्शन वाला पोर्शन तो मैं आपको होमवर्क में ही देता हूँ, हैशटैग होमवर्क, क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं कौन सी पार्टी क्या जीती। और ये बीपीएससी है, अभी जो है कि जुलाई में 26 जुलाई को है, ठीक। तो इसको जो है कि आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ से चीज़ों को कवर कर लेंगे कि कौन जीता क्या जीता। थोड़ा सा जो है कि कवर करना है कि कैसा एसआईआर रहा था, क्योंकि यहाँ पे एसआईआर भी हो चुका है, सब कुछ रहा है। तो ये रेशियो थोड़ा याद रखेंगे, ठीक। इसको याद रखेंगे और काम हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट है कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव ये 2027 का सेंसस विच इज गोइंग टू बी हेल्ड, जो है कि होने वाला था, बहुत लेट हो गया। तो यहाँ देखेंगे इंडियन ऑफिशियल मूव दी रिस्टार्ट ऑफ दी, जो है कि हमारे क्या है, हमारा जो है कि पॉपुलेशन काउंट है आफ्टर द लॉन्ग गैप ऑफ दी 2011 विल कंडक्ट दी, कौन सा एक सेंसस होगा, इट विल बी दी 16th सेंसस ऑफ द इंडिया इन दी 2027 और 8th आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक। ये दो फेज जो है कि नेशन वाइड एक्सरसाइज होगी, जिसमें जो है कि यहाँ से देखिए आपका शुरू हो चुका है काम। तो इसका जो कि क्या है, और ये जो है कि इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल सेंसस होगा। तो याद रखिएगा ये क्या है, 16th वाला है, 16th सेंसस, 8th आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और ये फुल्ली डिजिटल सेंसस रहने वाला है। तो ये 3 पॉइंट है, आपको 2027 से सेंसस के बारे में जो है कि इन्फॉर्म रहनी चाहिए।
सेंसस जो है कि आपका सेंसस एक्ट 1948 और 1990 के अंदर जो है कि कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है। सेक्शन 3 ऑफ द सेंसस एक्ट 1948 इशू होता है, इसमें आपका रीजन वाइज डेट्स निकाली जाती हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है, होम अफेयर्स जो है कि इसको नोटिफाई करता है, जो कि जून 16 2025 में नोटिफाई किया था। की फीचर्स क्या क्या रहने वाले हैं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टैटिकल एक्सरसाइज है। ठीक, याद रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैटिकल एक्सरसाइज है इंडिया में। कलेक्ट करेगा डाटा ऑन दी हाउसिंग कंडीशन और हाउस होल्ड इम्यूनिटीज। यहाँ पे इस बार हाउसिंग कंडीशन और इम्यूनिटीज को भी डाटा कैप्चर करेंगे। डेमोग्राफिक, लिटरेसी और एजुकेशनल डिटेल्स ली जाएंगी कि आपका जो है कि डेमोग्राफी क्या है सोसाइटी का, लिटरेसी क्या रेट है, एजुकेशनल डिटेल्स ली जाएंगी। इट विल रिकॉर्ड द रिलीजन, लैंग्वेज एंड SC ST डाटा। ठीक, यहाँ पर धर्म, भाषा वाला और जो कि SC ST का डाटा जो है कि रिकॉर्ड किया जाएगा। कवर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन एंड फर्टिलिटी इंडिकेटर। पहले फेज में क्या है, हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस होगा, जो कि अप्रैल से सितंबर 2026 में चल रहा है। ये फेज हमारा चल रहा है। फिर दूसरा फेज है वो पॉपुलेशन इनॉमरेशन होगा, जो कि कंडक्ट होगा फरवरी 2027 में। ठीक, और इन दी लद्दाख स्नो बाउंड नॉन सिंक्रोनस एरिया पी विल बी कंडक्टेड। ठीक है, इसको याद रखेंगे। रेफरेंस डाटा जो है कि मेड किया जाएगा कब, द रेफरेंस डेट विल बी मेड ऑन दी दिस आर ऑफ दी 1 मार्च 2027 फॉर द लद्दाख, जो है कि आपका 1 अक्टूबर 2026। सेंसस विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस। यहाँ पे सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग को एक्टिवेट करेगा, और हाउस हाउस लिस्टिंग ब्लॉक होंगे। ठीक, कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स जो है कि कास्ट एनुमरेशन करेगा, और ये जो है कि आपका क्या है, डिसीजन वॉज टेकन ऑन दिस डेट, और कास्ट विल बी कलेक्टेड डिजिटली ड्यूरिंग द पॉपुलेशन नॉमिनेशन में, जो है कि हमारे जो कि खास सेंसस की बात होती है फॉर दी एफर्मेटिव एक्शन जो हमें जो है कि करने हैं, और उसको जो है कि थोड़ा पॉलिसी को फ्रेम करना है, तो वो कास्ट सेंसस का भी डाटा यहाँ से लिया जा रहा है। देन आता है आपका काशी तमिल संगम। ये जो है कि आप जान रहे हैं, काशी मतलब हमारा वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, तमिल मीन्स तमिलनाडु। इनका जो ये संग्राम में कल्चरल फेस्ट होता है, ये 4th एडिशन जो है कि हेल्ड हुआ है कहाँ पे, चौथा एडिशन वाराणसी में जो है कि देखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। इट इज द कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज दैट डीपन द सिविलाइजेशनल कनेक्ट बिटवीन द तमिलनाडु एंड द वाराणसी। ये चौथा एडिशन जो है कि यहाँ पे टेक प्लेस किया है। लेट अस लर्न, इसका थीम क्या है, लेट अस लर्न तमिल, और तमिल करकलम, तो इसको याद रखेंगे, थीम याद रख सकते हैं। लेट अस लर्न दी तमिल, और तमिल करकलम इसका थीम है। इसके बारे में देख लेंगे तो क्या है, एक नॉलेज ब्रिज और जो पीपल टू पीपल प्लेटफॉर्म है। ठीक, यहाँ पे KTS जो है कि नॉलेज ब्रिज पीपल टू पीपल जो कि मूव करेगा आइडिया, स्पिरिचुअलिटी, लर्निंग, कल्चरल बिटवीन काशी एंड जो है कि तमिलनाडु। और यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है, ये अलाइन क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्पिरिट से अलाइन है, जो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव है उससे। देन अदर जो है कि यहाँ देखेंगे तो आपका जो है कि एनकरेज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, IIT मद्रास और BHU जो है कि नॉलेज पार्टनर्स बने हैं। यहाँ पे 3 जो है कि प्रीवियस वर्जन लिखे हुए हैं, 2022, 23, 25 और 26, तो याद रखेंगे। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं इनके बारे में, ऐसा कुछ है नहीं डिटेल जो यहाँ पे कर लेंगे। बाकी फोकस करता है ये शेख अगस्त्य पे। शेख अगस्त्य कौन थे, जिन्होंने जो है कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया से माइग्रेट करके साउथ की सोसाइटी को सारा लिबरेट किया, वो शेख अगस्त्य थे। तो ये सब जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। फिर क्या है, PM सेतु इनिशिएटिव है। ये PM सेतु इनिशिएटिव क्या है, ये देखेंगे कि यहाँ पे इनिशिएटिव फॉर द यूथ डेवलपमेंट, जो कि हमारे क्या है, PM सेतु एक हमारी यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, जो कि स्किल्स पे बात करता है यूथ के बीच में। ठीक, थोड़ा यूथ सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसमें इतना जो है कि डाटा एक्सेलरेट करेगा एजुकेशन, स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द इंडिया। यहाँ पे 4th एडिशन ऑफ द क्या है, नेशनल स्किल कॉन्विकेशन हुआ है, जहाँ पे 46 ऑल इंडिया टॉपर्स जो है कि IITs से आए थे, स्किल डेवलपमेंट जो है कि फैसिलिटेट किया। कि हाईलाइट्स देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे जो है कि हमारा प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेडेड थ्रू द ITIs, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर तुरंत वो 60 40 90 10, और ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे इसको जो है कि पढ़ लेंगे, कितने जो है कि आपके हब बन रहे हैं, तो 200 ITI हब बनेंगे और 800 स्पोक ITIs बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो PM सेतु के फेज 1 में ITI एट दी भरतपुर राजस्थान में जगह है, और ढोलापुर, करौली और जो है कि करौली, कमनदीप एंड दी बयाना विल बी डेवलप एट दी स्पोक इंस्टीट्यूशन, जो कि की सेक्टर जो है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और हॉस्पिटैलिटी पे फोकस रहेगा, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर देखिए इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन है, तो इसको याद रखिएगा, जो हमारी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन है। फॉर्मली जो है कि इंडिया के पाल्क बे में आपका डुगोंग कंजर्वेशन है, जिसे सिकाओ भी कहते हैं, उसके लिए जो है कि फर्स्ट कंजर्वेशन जो है कि बना दिया है कहाँ पे, पाल्क बे में। तो याद रखिएगा, पाल्क बे याद रखना है क्या है, फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन है।
ठीक, इसको आप याद रखेंगे और बाकी यहाँ से थोड़ी-थोड़ी डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक। यहाँ पे डुगोंग कंजर्वेशन वाज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन दिस सितंबर दिस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यहाँ पे जो है कि नॉर्थर्न पार्क वे में जो है कि इसको बनाया गया है। आईयूसीएन में जो है कि इसका स्टेटस देखेंगे, डुगोंग जो है क्लासिफाइड है वल्नरेबल टू एक्सटिंक्ट, ठीक, इसको याद रख लेंगे। यहाँ पे फीडिंग जो है कि ग्राउंड जो है डुगोंग डुगोन कहते हैं। जेंटल मेराइन हार्बीवोर होते हैं, जिसे हम लोग क्या रेफर करते हैं, सी काउ रेफर करते हैं, ठीक। जेंटल मेराइन हार्बीवोर जिसे हम सी काउस कहते हैं, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका डीएनए बेस्ड असेसमेंट ऑफ द एशियन एलिफेंट्स। आयोग देखिए यहाँ पे धीरे धीरे हम जो है कि एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फास्ट ऑफ फेज में करेंगे, ठीक। आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे जो है कि अभी मुझे लग रहा है हाफ एन आवर और लगेगा, तो इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा बट इट्स ऑल गुड। देन जो है कि हमारे क्या है, डीएनए बेस्ड एलिफेंट असेसमेंट है, ठीक। यहाँ पे साई ने तो किया है, तो इसमें जो है कि आपको क्या मिलेगा, एक एस्टिमेटिक जो है कि इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। साई का क्या है, सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन है, जो कि 2021-25 से करना है। कौन कर रहा है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, उसके अंदर पहला डीएनए बेस्ड पॉपुलेशन असेसमेंट किया जा रहा है। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे, क्या किया जा रहा है, पहला डीएनए बेस्ड पॉपुलेशन असेसमेंट हो रहा है, किसका, एलिफेंट का हो रहा है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइज, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। इसके साथ देखें तो प्रीवियसली ये यूज हुआ था, प्रीवियसली दिस फ्रेमवर्क यूज फॉर द टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड प्री स्पीसीज, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे आपको देख लेना है क्या, ये जो डाटा है, तो यहाँ पे लैंडस्केप है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, मेजर स्टेट है। तो सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ है, कर्नाटक में है, फिर तमिलनाडु में है, फिर केरला में है, इसमें वेस्टर्न घाट में, और ओवरऑल इंडिया में भी सबसे ज्यादा कर्नाटक में है। फिर यहाँ से देख लेंगे आपके नॉर्थ ईस्ट वाले में, यहाँ पे असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश में, शिवालिक में जो है कि उत्तराखंड में, सेंट्रल इंडिया में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। तो ये याद रखिएगा। बाकी आपको थोड़ा सा एलिफेंट रिजर्व है ना, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो एलिफेंट रिजर्व का अगर आएगा तो वहाँ पे मैं लिस्ट प्रोवाइड कर लूँगा। आपको एलिफेंट रिजर्व पता रहने चाहिए, कौन कौन से स्टेट पे हैं, कौन कौन से नहीं है। और दूसरा क्या पता रहना चाहिए, एलिफेंट कॉरिडोर जो बनते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर्स, तो यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में इन्फॉर्मेशन, ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो वहाँ कवर कर लिया जाएगा इसको। फिर नेक्स्ट है आपका सिंपल सा NIRF रैंकिंग, बहुत बड़ी रैंकिंग होती है। यहाँ पे हमें सिंपल सा क्या याद रखना है, देखिए आपका जो कि यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन, जो यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर है, नाम तो नहीं लेंगे, ठीक। तो इन्होंने भाई रिलीज कर दिया, पहली बार जो ही कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2015 में। नाम नहीं लेने का कारण है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी मुझे कुछ समझ नहीं आती है, ठीक। इतना कुछ हो गया है देश में, पर सो एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए पहली बार जो कि NIRF की रैंकिंग कब आई थी, 2015 में आई थी, तब से लगातार जो है कि ये आ रही है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क पे लॉन्च हुआ था। यहाँ पे ये 5 ब्रॉड पैरामीटर पे काम करते हैं। तो ये आपको जो है कि 5 ब्रॉड पैरामीटर्स याद होने चाहिए। क्या है, टीचिंग है, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, जिसका वेटेज है 30%। रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, जिसका वेटेज है 30%, तो 30-30% 60 हो गए। फिर आपका ग्रेजुएशन आउटकम है 20% वेटेज के साथ, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी है 10%, परसेप्शन है 10%। तो ये जो कि हमारा 100% वेटेज हो गया। याद करिए क्या, 30-30-20-10-10, ठीक। तो मतलब 30 ऊपर 40 नीचे, तो याद करना 40 में भी क्या कर लेंगे 20, फिर जो है कि 2 को 20 में, तो इस तरीके से याद रहेगा। बस याद रखिएगा, टीचर है, टीचर रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, तो आउटरीच और इंक्लूसिविटी और उनका परसेप्शन आ जा रहा है। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। जैसे आपको याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ, टीचर लर्न रिसोर्सेज है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, टीचर क्या कर रहे हैं आपको जो कि लर्निंग कर रहे हैं रिसर्च से, है ना, प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर ग्रेजुएट आ जा रहे हैं, ग्रेजुएट आउटकम, फिर वो आउटरीच कर रहे हैं इंक्लूसिविटी की तरफ, और उनका परसेप्शन आ जा रहा है। तो ये हमारे हैं। इसमें से आप देखें तो ईच पैरामीटर इंक्लूड 2 से 5 सब पैरामीटर, विद इन टोटल 19 सब पैरामीटर्स है। मतलब अब इसके अंदर भी 2 से 5 सब पैरामीटर्स हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखेंगे तो ये सब जो है कि डाटा सोर्सेज हैं, इसको जो है कि आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे की रिजल्ट है कि IIT मद्रास रैंक फर्स्ट हुआ है ओवरऑल कैटेगरी में, ठीक, फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो याद रखिएगा, IIT मद्रास 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में आपका अब तक रैंक फर्स्ट रहा है। बैंगलोर जो है कि किस में रहा है, कैटेगरी ऑफ द 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर रिसर्च और रिसर्च में। तो ये जो है कि डाटा आपको पढ़ लेना है, इसको जो है कि पढ़ लेना है। ये एक कोई ना कोई MCQ में अगर आना होगा, मीन्स जो कि हमारे पेपर में MCQ ही आते हैं, एक स्टेटमेंट दे देगा कि IIT बैंगलोर और IIT अहमदाबाद कैसे क्या परफॉर्म किया है। देन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे। यहाँ पे इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट है। तो देखिए इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बहुत लंबा टॉपिक है। यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, इसके लिए मैंने देखिए नीचे एक लगा रखा है, जिसको मैं आपको यहाँ से इसको बस रीड कर लीजिएगा कि क्या है प्रोसेस क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाइड, मैंने बहुत पहले एक नोट्स बनाए थे अपने, तो यहाँ पे ये चीज़ लगी हुई है। लेट ये तो 130th अमेंडमेंट है, ये थोड़ा मेंस का एक आंसर है, इसको मैं आपको बाद में समझा दूंगा।
यहाँ देखिए पीआईबी से ये स्क्रीनशॉट है कि आपका जो है कि किस कैसे-कैसे 324 में क्या होता है, ये टेलीग्राम पे मिलेगा तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये क्या डेट्स थी, क्या है कि किस दिन क्या हुआ है, ठीक आपका इलेक्शन का टाइमिंग है फॉर द जनरल रेफरेंस हियर। ये है रिलेटेड आर्टिकल टू द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। 63 आर्टिकल कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे। 64 कहता है, 65 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे जब जो है कि वो ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे होंगे। 66, ठीक, आर्टिकल 66 क्या कहता है, आपका जो है कि इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। ये 67 जो है कि टर्म की बात करता है। कैसे क्या होता है ये जो है कि यहाँ देख लेंगे। यहाँ पे आपको लिखी हुई है क्या, इट इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मॉडर्न ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल पे जो है कि इसको बनाया गया है। यहाँ पे हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 35 साल की एज हो उनकी, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, कोई भी प्रॉफिट जो है कि होल्ड नहीं करना चाहिए, कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर मिनिस्टर जो है कि आपके डीम नॉट टू बी एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ठीक, क्वालिफाइड एज द कैंडिडेट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कैसे होता है, सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मींस जो है कि आपके जो एमपीज एमएलए हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, सीक्रेट बॉलेट में जो है कि पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। यहाँ पे जो है कि एलिजिबिलिटी देखें तो 66 आरपीआई एक्ट 1950 देखिए, 50 में क्या है आपके जो वोटर्स हैं उनकी बात है, और 91 में क्या बात है, हमारे जो है कि एमपीज इन सब की बात है, कैसे इनका इलेक्शन ये सब होता है। तो इलेक्शन एलिजिबिलिटी यहाँ लिखी हुई है। इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो मीन्स यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट करता है, ये नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल बट द इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसमें क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको याद रखना है। और नॉमिनेटेड मेंबर कैन ऑल्सो वोट, यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं वोट कर सकते हैं, यहाँ पे वो लोग कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, आपके ऑल द कंसिस्टिंग ऑल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड नॉमिनेटेड हो, तो ये याद रखेंगे। बाकी कंटेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये सब थोड़ा सा नॉमिनेशन प्रोसेस कैसे काम करता है, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे काम करता है, आपकी वोटिंग काउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। मीन्स यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपको प्रेफरेंस भरने होते हैं, तो ये एग्जांपल लगा रखा है, ये किसी और क्लास में समझाऊंगा। तो अब एक बार देख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा मैं ब्रीफली कर लूँ। जैसे मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि क्या है, 780 एमपी है, वैलिड वोट कितने हैं, 770 है, और आपको चाहिए कितने, 386 वोट। मीन्स आप जानते हैं कैंडिडेट की प्रीफरेंस भरी जाती है। मीन्स यहाँ पे देखिए क्या है, कैंडिडेट ए को इतने वोट मिले हैं, बी को इतने, सी को इतने, तो यहाँ पे क्या है, आपके 386 वोट चाहिए होंगे। फिर यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपका जो बैलेट मिलता है, जिसमें हम सिंगल ट्रांसफर जो सीक्रेट बैलेट मिल रहा है, आपको पेपर मिल रहा है, उसमें आपको 1 2 3 करके या ए बी सी करके आपको जो है कि क्या कैंडिडेट की प्रीफरेंस भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वोट किया जाएगा, मान लीजिए 780 में से 710 लोग थे, 770 लोग, तो वोट 386 चाहिए। पर ये 770 लोग अब क्या करेंगे, वोट भरेंगे ना। मीन्स एक ए को कितने लोग दे रहे हैं, बी को कितने, सी को कितने, मीन्स यहाँ पे सबकी इन 770 लोगों की ये सारी प्रीफरेंस होगी, मतलब ए बी सी की। तो उसमें से देखेंगे कि ए को इतना मिल गया, बी को कैंडिडेट को इतना, सी को इतना मिल गया, पर यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट अभी वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये सी कैंडिडेट एलिमिनेट हो जाएंगे। जब ये सी कैंडिडेट एलिमिनेट होंगे तो फिर क्या होगा, फिर इनका जो वोट होगा, मीन्स यहाँ पे जो इनके जो रेफरेंसेस होंगे, मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा क्या है, ए और बी के जो प्रेफरेंसेस होंगे इनमें, इनको जो है कि काउंट करके यहाँ पे आपके ऐड कर दिए जाएंगे। यहाँ क्या है, नो वन क्रॉस दी कैंडिडेट, सी एलिमिनेटेड, और इनके वोट ट्रांसफर हो जाएंगे सेकंड प्रेफरेंस को। तो यहाँ पे सपोज 90 गोज टू ए, मीन्स जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 110 लोग ने सस्टेन किया था सी वाले को, ठीक। यहाँ पे सी सी 110 थे, ऊपर जो वोट होंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी वोट बचे होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे ऊपर में, 90 प्लस 2, मतलब उसमें 90 जो बचे थे, जैसे ए को 90 दिया होगा, बी को 20 दिए होंगे, तो ये वोट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 360 से क्या हो जाएगा, 450, 320, और वो नॉमिनी जीत जाएंगे। और डिस्प्यूट है इसके बारे में, तो यहाँ से आप पढ़ लेंगे क्या कि ओथ है एन अफर्मेशन आर्टिकल 69 में है। टर्म क्या है, ये मैंने नोट्स में थोड़ा लगा रखा है, ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, तो इससे आपको पढ़ लेना। और ये अब तक के वाइस प्रेसिडेंट की क्या है, ये वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट है, तो यू कैन गो थ्रू इट। और ये जो आर्टिकल एक आपको जो है कि मैंने ये पढ़ाया था 130, ये जो कि नीचे भी आएगा, इसका ये होमवर्क में दे दूंगा। इसमें जो है कि कुछ नहीं है कि आपको कैसे क्या जो है कि 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, जो कि बात करता है इसमें रिमूवल ऑफ दी हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन सबको जो है कि लाया जाएगा, आर्टिकल 75 164। ये इसके क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं इसको, ठीक। इसकी क्या हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड क्या रहा है, तो ये जो है कि मैंने यहाँ पे नोट्स लगाए हैं। ये भी मैं आई विल बी शेयरिंग दिस ऑन ऑल्सो ऑन दी कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो वो टॉपिक भी आपका मेंस के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, तो यहाँ पे इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ये हो चुका है, ठीक। उसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, ठीक। इसको जो है कि याद करना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है।
तो ये 2019 से जो है कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो है कि क्या कर रही है, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज अंडर द प्रोग्राम जो है कि हमारा क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। इसमें जो है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण मीन्स जो कि वायु का मतलब एयर, उसका जो है कि सर्वे करती है और डाटा निकालती है। यहाँ पे देखेंगे क्या कि सितंबर 9 2025 रिजल्ट ऑफ द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण निकाला गया है हमारे जो है कि यूनियन मिनिस्टर द्वारा। यहाँ पे टॉप 3 सिटीज है डिफरेंट कैटेगरीज में। कैटेगरी 1 है जिसकी पॉपुलेशन क्या है, 1 मिलियन से ज़्यादा है। कैटेगरी 2 किसे कहते हैं, जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख से 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक, यहाँ पे 3 लाख से 10 लाख जिसकी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन 3 क्या है, जिसकी 3 लाख से बिलो है। तो उसमें कौन सी टॉप की है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहली कैटेगरी क्या है, 10 लाख से ऊपर वाली। दूसरी 3 लाख से 10 लाख की है। तीसरी क्या है, 3 लाख से नीचे वाली। तो उसमें जो है कि देखिए टॉप 1 पे कौन है, कैटेगरी 1 में इंदौर है, फिर जबलपुर है, आगरा है, सूरत है। इनकी एयर जो है कि एयर क्वालिटी अच्छी रही है। फिर सेकंड में अमरावती, मुरादाबाद, झांसी, अलवर। फिर थर्ड में देवास, परांगू, अंगुलू। तो ये जो है कि आपको याद रखना है टेबल। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का स्टेटस। देखिए उत्तर प्रदेश में भी 3 कैटेगरी बनेगी, वही 10 लाख वाली। ठीक, 3 से 10 लाख, बिलो 3 लाख। तो इसको जो है कि आपको याद रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भाई कैटेगरी 1 में जो है कि आगरा सबसे है, फिर कानपुर है जिसकी रैंक जो है कि देखिए थर्ड है, फिफ्थ है। ठीक, सेवन्थ है, 11 12 थर्ड, मतलब ओवरऑल जो है कि रैंक देखी जाए तो ये है। पर उत्तर प्रदेश में हमारी जो है कि इनकी रैंक आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो है कि अ, क्या है कैटेगरी इसमें, तो मुरादाबाद, झांसी, इन सब की जो है कि रैंक और स्कोर देख लेंगे और सेम गोस विद दिस। ठीक, ये जो है कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम ओवरऑल रैंक और इससे रैंक को कंपेयर करके, ये जो है कि आपका फैक्चुअल नॉलेज है। सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, देखिए गाइस इसको मैंने बता दिया, इसको आपको कैसे किस तरीके से करना है। हैशटैग रट्टाफिकेशन कर लीजिएगा, जैसे आगरा कानपुर है। अब इसमें क्या करेंगे कि आप सोचेंगे कि निमोनिक बना दे। देखिए जो ट्रिक्स होती हैं मेरे हिसाब से आपको चीज़ें एक दो बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। अब ट्रिक्स में क्या है कि आप इसको जो है कि किस तरीके से कर रहे हैं, फिर लिखेंगे ए के लिखेंगे। ठीक, ए के ए। ठीक, वी जी एल एम, या कुछ बनाएंगे कि अ, अक्का। ठीक, क्या बना लेंगे अक्का बना लेंगे, है ना, वग बना लेंगे। तो इससे जो है कि आपको थोड़े निमोनिक्स इस तरीके से अपने हिसाब से, देखिए निमोनिक्स याद करने का क्या होता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मतलब मैं जो बनाऊंगा शायद वो आपको निमोनिक्स अच्छा ना लगे। तो इसलिए इन सबको याद करने के लिए एक दो बार इनको रट ही लीजिए, सबसे अच्छा है। और अपने हिसाब से किसी तरीके से माइंड में कुछ ऐसा फनी सा कुछ सोचिए कि आपको याद हो जाए। जैसे आपको कैटेगरी 1 याद करनी है, मैंने याद करा दिया। कैटेगरी 1 कौन सी होती है, 10 लाख की होती है। 2 3 से 10 होती है, और 3 से बिलो वाली कैटेगरी 3 होती है। अब टॉप 3 सिटीज देखनी है, मतलब हमारे ओवरऑल इंडिया में देखना है, तो कैटेगरी 1 में कौन है आपको ऐसे याद रखना है, इंदौर, जबलपुर, आगरा, मथुरा। तो क्या है, देखो इंदौर हमेशा क्लीनेस्ट सिटी है। इंदौर से जो है कि गए कहाँ, इंदौर से भैया जबल भैया गए, है ना, आगरा में गए और वहाँ पे अपनी सूरत देखने लगे। तो इस तरीके से 4 कंट्री आ जाएगी। फिर क्या है कि अमरावती ने जो कि मोर का डांस देखा कहाँ पे, झांसी में देखा, और फिर वहां से वो अलवर चली गई। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं, तलवार, अलवर। ठीक, इस तरीके से आप जो है कि आई होप इसको याद कर लेंगे। देन अग्निवीर कैंपेन है। अग्निवीर कैंपेन जानते ही हैं कि यहाँ पे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर जो कि लॉन्च किया है अग्निवीर 2025। अब ये है क्या, इसको जो है कि थोड़ा सा देख लेंगे। अग्निवीर 2025 से मास अवेयरनेस कैंपेन है। ठीक, अग्निवीर स्कीम नहीं देखना है यहाँ पे, मास अवेयरनेस कैंपेन एक्सेलरेटिंग द स्कीम ऑफ द PMAYU। अब ये PMYU क्या है, ये जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए। PMYU क्या है, यहाँ पे जो है कि अपना प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक, अर्बन अर्बन के लिए इसमें अग्नि वीर मैंने कह दिया, अग्नि कर कैंपेन है, सॉरी माय बट, इसको अगर मैंने वीर कह दिया होगा तो ये क्या है, अग्नि कार कैंपेन है। ठीक, अग्नि कार जो है कि हमारे क्या है, मास अवेयरनेस एक्सेलरेटिंग है स्कीम अंडर दी PMAYU, जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन की, उसको लेके डिजाइन टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज जो कि बन चुके हैं। तो यही हमारा जो कि स्कीम है, ये आउटडेट करेगा। इसमें अर्बन हाउसिंग जैसे हमारा जो आवास योजना है रूरल के लिए, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन के एरिया के लिए, जिसको अग्निवीर कैंपेन चलाया गया है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। दैट्स ऑल। तो यहाँ से आप देख लेंगे, जिसमें क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड, ट्रस्ट लो इनकम स्कीम है। यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। UDISE, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है कि हमारे एजुकेशन प्लस क्या काम करता है, इसके बारे में हम ऊपर जो है कि डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको लेट मी शो यू हेयर, यहाँ पे एक मिनट, पिछले सेशन में कहीं तो हमने इसको जो है कि कवर किया है। लेट मी शो यू गाइस, यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, इसका क्या काम रहता है, कैसे क्या रहता है, तो वहीं पे इसको जो है कि एक्सप्लेन किया है। तो यू कैन गो थ्रू इट ब्रीफली, तो इसको जो है कि आप अपने हिसाब से कवर कर लेंगे। देन बैक टू अवर टॉपिक, हम जो है कि अपने टॉपिक पे वापस आते हैं।
कहाँ गया हमारा टॉपिक, सॉरी गाइज, यहाँ पे ये मिल गया। तो इसको देखिए आप कवर कर लेंगे। यहाँ पे बैकबोन एजुकेशन सिस्टम है, ठीक, टीचिंग स्ट्रेंथ कितनी करोड़ की है, यहाँ पे कितने जो है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ये फैक्चुअल डाटा है, ठीक। और मैं बता रहा हूँ इससे क्वेश्चन बहुत हार्डली आते हैं, बस एक जनरलाइज डाटा याद रखिएगा, टू मच हमें जो है कि डाटा में नहीं जाना है। देन यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का 130th अमेंडमेंट मैंने बता दिया। ये क्या है कि आपका जो भी लोकसभा लोकायुक्त थे, मैंने कल वाले सेशन में भी बताया था, तो ये वही बिल प्रपोज है जो यूनियन टेरिटरी रहेगा, उसका नोट्स मैं दे दूंगा, जो 75, 164 और 239 ए है। क्योंकि ये टॉपिक क्या है पता है आपका, प्री में बहुत कम पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ये है मेंस का टॉपिक, इसलिए मैंने मेंस के टॉपिक की तरह वहाँ पे नोट्स बना दिए हैं। जैसे लेट मी अगेन शो यू, अगर आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पूरा जो है कि मेंस है कि इसमें कैसे क्या है, ये वाई डज अमेंडमेंट बिल प्रपोज क्यों किया गया, ठीक, ये रिफॉर्म जरूरी क्यों है। यहाँ पे मैंने एडीआर की रिपोर्ट लगाई होगी कि है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आपका टॉपिक आ जाता है, तो उसमें जो है कि आपके लीगल केसेस क्या है, अदर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव क्या है। डाटा देखो तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने जो है कि क्या डाटा दिया है कि इतने परसेंट जो है यहाँ पे क्रिमिनल रहे हैं, ये रहे हैं, इनके पीछे जो है कि कॉजेज क्या है। तो ये आप यहाँ से कवर करेंगे, तो आई होप ये टॉपिक जो है कि आप कवर कर लेंगे। 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देन आता है आपका नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट आता है, ठीक, स्पोर्ट्स से गवर्नेंस एक्ट हमने 2025 का बनाया है। इसमें क्या है, इस ये जो है कि कब लॉन्च हुआ, क्या हुआ, इसको यहाँ से देख लेंगे। यहाँ पे की ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट है डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट वेलफेयर मेजर्स फॉर द स्पोर्ट्समैन एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल को जो है कि प्रमोट करेगा। जिसमें हम लोग एक्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोविजन ऑफ द ग्रीवेंस रिडरेशन इन द इंटीग्रेटेड एंड द यूनिफॉर्म इफेक्टिव मैनर। मींस अब तक क्या था कि कोई भी ऐसा मींस इफेक्टिव मैनर में कोई हमारे पास बॉडी नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए नेशनल स्पोर्ट में 4 लेवल पे अपनी बॉडी बनाई है। कौन सी, नेशनल ओलंपिक कमेटी बना दी है, ठीक, पैरा ओलंपिक कमेटी बना दी है, स्पोर्ट फेडरेशन फॉर द ईच डेजिग्नेटेड स्पोर्ट, हर स्पोर्ट के लिए एक डेजिग्नेटेड क्या है फेडरेशन रहेगा, और रीजनल स्पोर्ट फेडरेशन रहेगा। तो ये 4 बॉडी बनी है, इनको याद रखेंगे किसके अंडर, हमारा जो स्पोर्ट्स पॉलिसी एक्ट आया है, स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट। स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट, इसका बैकग्राउंड भी क्या है ये जान लीजिए। जैसे हमने देखा था कौन सा भी कौन है हमारे गोंडा के जो है कि मतलब मंत्री हैं, जो स्पोर्ट्स में बैठे हुए हैं, ठीक, नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक, भूषण साहब हैं। ये सब जो है कि याद करिए, इन्होंने थोड़ा जो है कि इनके खिलाफ जो है कि प्रोटेस्ट चले थे दिल्ली में। क्या है क्या नहीं है कहानी किसी को कुछ नहीं पता, पर ये जो है कि जो भी जो हमारे एथलीट्स थे, मीन्स जो हमारे एथलीट्स हैं, इतना मैं जानता हूँ इनके साथ हुआ है गलत। क्यों, अगर कोई बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन की इनकी बात को सुने और इनका मैटर रिजॉल्व करे। यहाँ पे इनको जो है कि दिल्ली पुलिस ने भी बहुत मिसबिहेव ट्रीट किया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दिल्ली पुलिस शुड रिमेन इन द लिमिट्स, मतलब दिल्ली पुलिस को भी अपनी लिमिट्स को है कि पता रहना चाहिए। यहाँ पे कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनली जो है कि शांतिपूर्वक जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहा है तो इसको हटाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी इन दी वेक ऑफ दिस की गवर्नमेंट ने जो है कि थोड़ा हुआ, तो यहाँ पे आपका जो है कि ओलंपिक कमेटी, पैरा ओलंपिक कमेटी और फेडरेशन फॉर द ईच स्टेट, ये सब लाए गए। जिसमें से एक नेशनल बॉडी होगी, जनरल बॉडी विद द एक्स ऑफिशियो मेंबर विद द चार्टर, ठीक। यहाँ पे आप याद रखें, एग्जीक्यूटिव कमेटी में कितने 15 मेंबर होंगे, 2 स्पोर्ट पर्सन होने चाहिए, 2 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए कहाँ, एथलीट कमेटी से, और 4 एटलीस्ट मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक, 4 एटलीस्ट मूवमेंट होनी चाहिए। तो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है कि आप रोल याद रखेंगे। फिर यहाँ पे पोजीशन जैसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये आपकी जो है कि इन लाइन बायलॉज इंटरनेशनल चार्टर से मैच करना चाहिए। एज लिमिट होनी चाहिए 70 विद दी कंडीशनल एक्सेप्शन फॉर दी 75, मीन्स इससे ज़्यादा एज लिमिट नहीं। यहाँ पे आपकी जो बॉडी होगी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द नोटिफिकेशन, ठीक, बॉडी कौन फॉर्म करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी बाय द नोटिफिकेशन। फंक्शन जो है कि देखेंगे इसका जो है कि आपका क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन का, है ना। और जो है कि मीन्स यहाँ पे फंक्शन इंक्लूड द ग्रांटिंग विदड्रॉइंग ऑफ द रिकॉग्निशन, मीन्स जो है कि जितना भी कोई भी नेशनल बॉडी को रिकॉग्नाइज करना है, उनका ग्रांट स्टेटस और विड्रॉ करना, रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स से जो है कि मैच करना चाहिए। बाकी चीज़ें देख लेंगे। यहाँ पे जो है कि स्पोर्ट्स जो है कि सेफ पॉलिसी बनाई गई। फिर यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, ये ट्राइब्यूनल बना है। ट्राइब्यूनल में कौन होंगे, चेयरमैन होंगे। चेयरमैन कौन होंगे, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ये याद रखना है। जो स्पोर्ट नेशनल स्पोर्ट ट्राइब्यूनल बनेगा, उसमें जो है कि फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए। 2 मेंबर कहाँ से हो गए, इन दी पब्लिक लाइफ विद द एक्सपीरियंस ऑफ द स्पोर्ट्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। मतलब एक चेयरमैन होंगे, 2 मेंबर कहाँ से होने चाहिए, इन फील्ड से होनी चाहिए, या तो स्पोर्ट्स से हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हो, लॉ से हो। फिर आपका एक्ट जो है कि क्या करता है, टेन्योर एंड दी यहाँ पे कूलिंग ऑफ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, ये सब जो है कि मैक्सिमम 3 ईयर टर्म के लिए रहेंगे। एक जो है कि क्या नेशनल स्पोर्ट इलेक्शन पैनल बनेगा, जो क्या करेगा, इंचार्ज करेगा ओवरसी इलेक्शन ऑफ द नेशनल बॉडीज, और जो है कि यूज ऑफ द वर्ड इंडिया, इंडियन, नेशनल,
इन्होंने एक चीज़ याद किया है कि यहाँ पे इंडिया, इंडियन नेशनल और नेशनल सिंबल विल बी रिक्वायर फॉर दी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कोई जो है कि इसको यूज़ कर रहा है, कैसे मान लीजिए कोई, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आप हैं या मैं हूँ, पर्सन ए है, वो अपनी एक कोई स्पोर्ट्स वो खोल रहा है, स्पोर्ट्स फेडरेशन बना रहा है, जो है कि स्पोर्ट्स के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोल रहा है। तो वो नाम रख दे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ABC इंडियन स्पोर्ट क्लब, है ना, या जो है कि ABC जो है कि नेशनल। तो ये वर्ड जो है कि आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और इसके लिए जो है कि ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया है जो कि बताया गया। तो इसकी पॉलिसी मैंने आपको समझा दी। यहाँ पे क्या है, एक बैकग्राउंड क्या है कि गवर्नेंस लॉ, ये सब जो है कि बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे देखें तो वुमेन्स के साथ जो है कैसा बताया जाता है, बहुत मिसट्रीटमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती हैं। ये सब चीज़ें जो है कि यहाँ पे चीज़ें हैं, ये याद रखेंगे। इसके लिए इन दी वेक ऑफ दिस ये सब जो है कि पॉलिसीज बनाई गई, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई, एक जो है कि हमारा ट्रिब्यूनल बना है। ये आप ये बिल्कुल याद रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे हमने क्या ऊपर याद क्या किया था, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण याद किया था। अब यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण है। अब सब स्वच्छ सर्वेक्षण है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अफेयर का, वो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है। तो दोनों की मिनिस्ट्री देखिए डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, EFCC है, ठीक, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में, और यहाँ पे मिनिस्ट्री क्या है, चेंज है। तो इसको जो है कि पहला डिफरेंस तो यही याद रखेंगे। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर, इन्होंने जो है क्या क्या किया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 का किया है, जिसमें से इन्होंने 73 सिटीज को जो है कि रैंक किया है, जिसमें से 9th एडिशन ऑफ दिस एडिशन आया है। स्वच्छ भारत अर्बन फेज 2 का जो है कि पार्ट है, इसमें देख लेंगे। बाकी यहाँ पे गंगा टाउन से सब कंटेनमेंट बोर्ड गंगा टाउन कितने हैं, कुछ की फैक्ट्स हैं। इस बार का थीम जो है कि आपका क्या है, यहाँ पे देखिए रिजल्ट जो है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ये है। आपका थीम जो है कि 24-25 का रहा था, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, ठीक। यहाँ पे एक लीग चलाई गई थी, स्वच्छ सुपर स्वच्छ लीग चलाई गई थी, क्लीननेस टारगेट यूनिट्स बनाई गई थी, एडॉप्शन ऑफ दी स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, क्लीननेस बाय द नेचर एंड क्लीननेस थ्रू दी वैल्यूज। इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे क्या है, आपका ये है टेबल। अब इसको जो है कि थोड़ा जो है कि याद करना है। गेम, गेम क्या है याद करना, क्योंकि यहाँ पे फिर से जो है कि दो कैटेगरी में है। एक है सुपर स्वच्छ लीग, ठीक। दूसरा क्या है, प्रेसिडेंट अवार्डनेस फॉर द स्वच्छ भारत इन दी 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज। तीसरा क्या है, मिनिस्ट्रियल अवार्ड। चौथा क्या है, सफाई कर्मचारी अवार्ड। फिर उत्तर प्रदेश की क्या कंडीशन है, ठीक। ये है UPPCS के लिए, ये पूरा इंडिया के लिए। अब इसको क्या करना है, आपको जो है कि देखना है कि पहला जो है कि कैटेगरी सुपर लीग कैटेगरी होगी 10 लाख, 3 से 10 लाख। यहाँ पे देखिए ऐड हो गया 50 से 3 भी है, फिर 20 से 50 है, फिर लेस देन 20 है। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। यहाँ पे इंदौर याद रखिए, नोएडा याद रखिए, ठीक। न्यू दिल्ली का जो है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इसको याद रखना है। रीता, ये जो है कि नीचे वाले जो है कि आप डाउन वाला याद रख सकते हैं, कौन सा, इसमें पंजगानी और देखिए बुधनी जो है कि आपका जैसे देखें तो कितना क्या पॉपुलेशन में है, उसके हिसाब से यहाँ पे सुपर स्वच्छ लीग में कौन कैसे कंट्री परफॉर्म किया है। तो यहाँ से ये आप रिटेन रख सकते हैं। देन जो है मूव करते हैं हम आगे। यहाँ पे आपका जो है कि प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो है कि क्लीनिनेस पे किसको किसको मिला है, मोर देन 10 लाख में अहमदाबाद को, भोपाल को, लखनऊ को, उत्तर प्रदेश का याद रखेंगे। तो ये देखिए खट से यहाँ आ जाएगा। लखनऊ नगर निगम को 3rd पोजीशन मिला है किसमें, स्वच्छ सिटी अवार्ड में, ठीक। आगरा की क्या रही है, नगर निगम की जो पोजीशंस रही है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद इन दी कैटेगरी ऑफ द टॉप 20 सिटीज बिटवीन दी दिस पॉपुलेशन स्कीम। तो ये थोड़ा सा मैं आई होप समझ रहा हूँ कि इसको जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी तो मैं क्या करूँगा, इसका जो है कि थोड़ा सा अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे इसको थोड़ा रटना है, तो मैं कोई शॉर्ट वीडियो डालूंगा। शॉर्ट वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो जानते हैं 3 मिनट की तो बनती है, उसमें इसका कुछ जो है कि निचोड़ निकाल के मैं डाल दूंगा, तो आपको वो मिल जाएगा। नहीं तो फिर क्या करूँगा, टेलीग्राम पे जो है कि पोस्ट कर दूंगा। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन किसका कोई ट्रिक व्रिक जो है कि इंपॉर्टेंट सिटी मार्क करके कर दूँ, तो मैं वो कर दूंगा। नहीं तो ये थोड़ा सा जो है कि आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी guys, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने क्या बताया, हर सेशन में कहता हूँ एग्जाम निकालना है तो चीज़ों को थोड़ा रटना पड़ेगा। ये आप काम कर सकते हैं। फिर SIR है, इसके बारे में पूरी गाथा मैं बता चुका हूँ कि क्या BLO ERO, ठीक, ये सब क्या रहेंगे, गाथा पढ़ लेंगे, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ये समझ में आ जाएगा आपको। हैशटैग क्या है, ये वाला होमवर्क हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है कि आपका यहाँ से जितनी भी क्या है हमारी, जो भी बिहार का जो है कि क्या है इंसेंटिव है, इलेक्टोरल रोल इन बिहार, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसमें सेंसर डाटा है कि नो एलिजिबल ई कैंडिडेट। SIR में बता चुका हूँ, उससे ज़्यादा कुछ एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बचा है क्या, न्यूज़ इन शॉर्ट, जो कि लास्ट टॉपिक है, इसको जो है कि आइए जो कि कर लेते हैं। पहला है ई सेफ हर, देखिए ई सफेयर है, ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक। इसको जो है कि याद रखेंगे, एक इनिशिएटिव है जो है कि ई सेफ हर, जो है कि अलग अलग प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ उसको।
साइबर अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। लॉन्च कब हुआ था? 13 अप्रैल 2026 को, जिसमें क्या करना है? सेव डिजिटल पार्टिसिपेशन अमंग द रूरल वुमेन इन द इंडिया। जो रूरल वुमेन्स इंडिया में है उनके सेफ पार्टिसिपेशन के लिए ई सेफ है और हर है, तो इसी से जो है कि याद रख लीजिएगा। ये जो है कि साइबर सिक्योरिटी से तो रिलेट कर रहा है, मीन्स ई से इलेक्ट्रॉनिक कुछ है तो साइबर रिलेट कर लीजिए। हर है तो वुमेन, तो ई सेफ किसको करना है? शहर की जो देखिए यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, सारी वुमेन्स एम्पावर है। बस अर्बन एरिया में क्या है कि थोड़ा डिजिटल लिटरेसी रेट ज़्यादा है, रूरल एरिया में कम है, तो इसलिए जो है कि ये स्कीम लाई गई है कि प्रमोट करना है रूरल वुमेन्स के अंदर जो है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को। कौन लॉन्च कर रहा है? माइटी कर रही है, अंडर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ईसा प्रोग्राम। बस इससे ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है ये याद रख सकते हैं, सीटेक जो है हैदराबाद अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइटी, इसको जो है कि प्रोग्राम को रन कर रही है, तो ये याद रखेंगे, ठीक। इम्प्लीमेंटेड बाय सीटेक हैदराबाद। देन जो है कि युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, अब ये क्या है? ये फर्स्ट गैलरी म्यूजियम है जिसमें टाइम एंड टाइमलेसनेस इज एक्सपेक्टेड टू ओपन, जो है कि एंड ऑफ दी 2026 के एंड में जो कि ओपन किया जाएगा। ये लार्जेस्ट म्यूजियम बनेगा वर्ल्ड, रिप्लेसिंग दी एग्जिस्टिंग नेशनल म्यूजियम को। युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम याद रखिएगा कहाँ पे है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। यहाँ पे हमारा जो है कि फॉर दी सॉरी यहाँ पे आएगा। अनाउंस बाय द प्राइम मिनिस्टर 2023 में अनाउंस किया गया था। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो दिल्ली में जो है कि रहेगा। कहाँ पे? नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स रेजिना हिल्स अंडर दी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये याद रख लेंगे। बस इसमें जो है क्या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो युग युगिन क्या है, और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख के बताएंगे कि ये किस जगह पे है। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन प्लीज। इसका जो है कि आपका होमवर्क है, गूगल कमेंट करेंगे। ये सर को तो पता नहीं है, सर को भी बता देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जोक था, तो इसको जो है कि आप जरूर कमेंट करेंगे। देन यहाँ पे क्या है? जम्मू कश्मीर जो है कि आपका जम्मू कश्मीर पे है क्रिश्चियन गार्डन है। इसमें जो है कि क्या मिला है? इनोग्रेटेड हुआ था यहाँ पे दिस डेट में। स्प्रेड ओवर दी 100 कैनाल्स, जो कि 12.8 वहाँ पे एक लोकल यूनिट होगी, जैसे उत्तर प्रदेश में बीघा ये सब होता है, फिर कट्ठा बिहार में बोलते हैं, इधर जो है कि किले बोलते हैं हरियाणा में। तो इसी तरीके से यहाँ पे कनाल्स है जो कि कुछ इतने हेक्टेयर का होता है। तो याद रखना ये गार्डन जम्मू कश्मीर का है। कौन सा? क्रिसैंथेमम गार्डन जो है कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिर डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल है, ठीक। कुछ नहीं है, इसको पढ़ लेंगे हो जाएगा, इसमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ द माइंस रिक्लासीफाई द लाइमस्टोन ऑफ द मेजर मिनरल, ठीक। MMRD एक्ट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये हमारे जो जितने भी मिनरल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स और इन सब पे जो है कि बात करता है। ये थोड़ा सा जो है कि सेशन है, इस पे जो है कि थोड़ा सा वर्क चाहिए। यहाँ मैं इसको जो है कि वर्ड को देखना भूल गया, नहीं तो MMDR के बारे में मैं किसी सेशन में इंक्लूड कर दूंगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है कि बता दिया जाएगा। जिसमें जो है कि क्या हुआ है, अभी हुआ क्या है, मेजर मिनरल को क्लासीफाई किया गया है, ठीक। यहाँ पे डिस्टिंग्विश दी गई है, लाइम जैसे माइनर है, इंडस्ट्रियल के जो मेजर यूजेस है। तो इसमें मेजर मिनरल और माइनर मिनरल के क्लासिफिकेशन है, ये आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा जो है कि आप क्या है, थोड़ा सा बाद में इसको बताऊंगा मैं। इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं आएगा, इन्वायरमेंट में इसको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक। यहाँ पे इंडिया फर्स्ट गीगावाट स्केल डाटा सेंटर है, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, तो ये याद रखेंगे, ठीक। यहाँ पे बस यही न्यूज़ याद ही रखनी है, एक गीगा हट सेंटर बना है विशाखापट्टनम में। और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का फर्स्ट AI हब होगा गीगावाट कंप्यूट, जो कि करेगा क्लाउड और HPC सर्विस के लिए, सपोर्टेड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, एक कनेक्टिविटी देगा जो लैंड यूटिलिटीज और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। बस याद रखना क्या है, इंडिया का पहला गीगावाट स्केल डाटा सेंटर है और AI हब है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में है, तो ये याद रखना है आपको। फिर इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टी फीड CBG प्लांट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ओपीएम कल्टीवेशन लाइसेंस पॉलिसी, ठीक। यहाँ पे 25-26 की है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया ग्रांट लाइसेंस करेंगे ओपीएम ओपीएम नोटिफाइड एरिया में ही, क्योंकि ओपीएम मेडिसिनल यूज के लिए ही उगाया जा सकता है, नहीं तो भैया अगर मिल गया तो फिर तो जान ही रहे क्या हो जाएगा, फिर उड़ता पंजाब बन जाएगा, पूरा इंडिया उड़ता इंडिया बन जाएगा। तो इसके लिए जो है कि प्रोग्राम चलाया गया है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। प्रपोजल क्या है? प्रपोजल ऑफ द केरला का केरलम नाम किया जाने का प्रपोजल है, ठीक। केरला से केरलम की वहाँ की जो लैंग्वेज लिटरेचर जो हेरिटेज है उसको जो है कि सपोर्ट किया जाए, तो केरला की असेंबली ने पास की केरला का नाम केरलम कर दिया जाए, ठीक। बस ये याद रखना है, ऐसा कुछ है नहीं। इंटरनेशनल ऑफ द हायर एजुकेशन इन द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो सिंपल सा टॉपिक है, इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। बस ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो इनबाउंड और आउटबाउंड स्टूडेंट रेशियो है 1:224, मतलब एक एक स्टूडेंट और 24 स्टूडेंट का, मतलब इनबाउंड और आउटबाउंड का मतलब हो गया जो आ रहे हैं और जा रहे हैं उनका रेशियो दिया हुआ है, कि मीन्स यहाँ पे इंडिकेटिंग दैट एवरी वन इंटरनेशनल स्टूडेंट कमिंग टू इंडिया 28 इंडियन गोइंग बोर्ड, मीन्स एक इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया में आ रहा है
24 तो इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो इसी को कह रहे हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन, हायर एजुकेशन करना है कि इसको जो है कि रेशियो को थोड़ा बचाया जाए, जिससे क्या होगा, हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं होगा और अच्छा ब्रेन इंडिया में रहेगा तो इंडिया ज़्यादा अच्छा डेवलप करेगा। और देखिए मजबूरी भी है कि ब्रेन ड्रेन होने का फिलॉसफी भी यही है, इंडिया उतना हाई लेवल पे स्किल दे नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं हम भी फेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। बाकी ये सब जो है कि देख लेंगे डाटा। सॉरी, यहाँ पे बीएसएनएल ने लॉन्च किया है वोफी, जो है कि क्या है, यहाँ पे वोफी नेशन वाइड लॉन्च किया है। ये क्या है, वोफी होता है वॉइस ओवर दी वाईफाई, जानते हैं ना, यहाँ पे वोल्टी लिखा आता है और ये सब। तो वोफी जो है कि ये बस यही है, वाईफाई ओवर दी कॉलिंग है। बीएसएनएल ने अपना लॉन्च कर दिया है, बाकी ने तो पहले ही लॉन्च कर दिया था। फिर इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन है, चीफ नेवल जो है कि स्टाफ ने रिलीज किया इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन को। थीम जो है कि क्या रहा है, इंडियन नेवी डे कॉम्बैक्ट रेडी कोहेसिव और जो है कि यहाँ पर क्रेडिबल आत्मनिर्भर भारत फोर्स। तो ये थीम याद रख लेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट थीम है। फिर 150वीं एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा जी की, ठीक, बिरसा मुंडा की 150वीं एनिवर्सरी, जिनको जनजातीय गौरव दिवस के नाम मनाया जाता है। और किस दिन, 15 नवंबर को, तो याद रखिए 15 नवंबर 2025 में इसको अनाउंस किया गया था जनजातीय गौरव दिवस के नाम से। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक, यहाँ पे जो अपराइजिंग हुई थी, ट्राइबल अपराइजिंग में बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक। ये थोड़ा जो है कि हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ से बस पढ़ लेंगे। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2024 से 25, लेड बाय द ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, 150 ईयर ऑफ बिरसा मुंडा को सेलिब्रेट करने के लिए। फिर जो है कि यहाँ पे क्या, सेलिब्रेटरी सेलिब्रेशन फॉर द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस का जो है कि है यहाँ पे 1 अक्टूबर 2025 को एट दी यहाँ पे अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे जो सेंटरी सेलिब्रेशन आरएसएस एज दी चीफ गेस्ट, ठीक, ये जो है कि प्रमोट किया है, जो उसमें जो है कि याद करिएगा कॉमस्टेटिव कॉइन जो है कि लॉन्च किया गया 100 रुपये का, बोथ हाईलाइटिंग द आईआरएस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल बिल्डिंग। तो ये याद रख सकते हैं, पोस्टेज कॉइन जो है कि लॉन्च किया गया है। आरएसएस के बारे में जो कि थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे, कहाँ है 100 रुपये का, ये जो ये पॉइंट है इसको याद रखना है। जो 100 रुपये का कॉइन है, पोस्टल स्टैंप है, ये जो भी कॉमस्टेशन किया जाता है उसमें चीज़ें जो है कि याद रखेंगे। इट इज़ द नॉन सर्कुलेटरी कॉइन, ये प्योर मेड ऑफ सिल्वर है। बस यहाँ पे जो कि इमेज ऑफ द भारत माता है, ठीक, ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कमिस्टेट का मतलब वो किस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए बनाया जाता है। आप भी खरीद सकते हैं बट बहुत महंगे मिलते हैं। 100 रुपये का कॉइन अगर आरबीआई की साइट पे जाके देखेंगे, रजिस्टर तो होता ही है। 100 रुपये का कॉइन एटलीस्ट जो है कि 7-8 हज़ार या 10 हज़ार तक का मिलेगा, ठीक। तो थोड़ी हैशटैग नॉलेजबाजी हो गई। बाकी देखिए यहाँ पे मॉडल यूथ ग्राम सभा है, देख सकते हैं। इसमें मॉडल यूथ ग्राम सभा में आपको क्या देखने को मिलेगा, आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ग्राम सभा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि डायरेक्ट करेगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, ये सब डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी में मानी जाती है। ठीक, यहाँ पे क्या है, मॉडल यूथ ग्राम सभा एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है डिजाइन टू गिव स्टूडेंट हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द ग्राम सभा प्रोसीजर्स। ठीक, यहाँ पे क्या है, मॉडल यूथ ग्राम सभा किस लिए बनाया गया है, ये बच्चों को जो है कि थोड़ा अवेयर कर सके हमारे ट्रांसपोर्ट डेमोक्रेसी के बारे में। फिर मिजल मिशन क्या है, डिजिटल सर्म सेतु है। यहाँ पे क्या है, ये नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है, एआई फॉर द इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये याद रख लेंगे। फिर 9 जो है कि इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस है। 9th इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है कि कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में, यशोभूमि न्यू दिल्ली में हुआ है। बस इतना याद रखना है किसने किया है, जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन और सेलुलर ऑपरेटर्स ऑफ द इंडिया। तो इसमें जो है कि 9th वाले में क्या याद रखना है, ये दो चीज़ याद रखनी है। यशोभूमि न्यू दिल्ली में हुआ है, एशिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम सेंटर, ठीक, टेलीकॉम मीडिया टेक्नोलॉजी इवेंट था। और कहाँ पे, डीओटी और सीओआई ने मिलकर किया है। और थीम जो है कि क्या है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। तो ये 3 चीज़ें हैं, मैं मार्क कर देता हूँ, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, डीओटी और इन्होंने ज्वाइंटली मिलकर कराया है। ये सब भूमि में हुआ है, इंडिया का क्या था, लार्जेस्ट टेलीकॉम जो है कि इवेंट था। फिर वी राज इनिशिएटिव है। वी राज इनिशिएटिव जो है कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है कि पावरपॉइंट प्लेटफॉर्म में नीति आयोग का है, जिसमें से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है कि ये वी राज इनिशिएटिव चलाया गया है, इसको देख लेंगे। देन ध्रुवा पॉलिसी क्या है, ध्रुवा पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट की है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें डिजिटल हब फॉर रेफरेंस यूनिक वर्चुअल एड्रेस बनाया जाएगा। पॉलिसी का एम है ट्रांसफॉर्म करना हाउ एड्रेसेस आर क्रिएटेड, स्टोर और यूज्ड इन इंडिया। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मतलब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इंडियन पोस्ट का इनिशिएटिव है। ध्रुव पॉलिसी याद रखेंगे। फिर जो है देखिए मेरिटी स्कीम है, ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निकल एजुकेशन। ये जो है कि आपका एनहेंस करेगा इक्वालिटी इक्विटी एंड गवर्नेंस इन द टेक्निकल एजुकेशन। एनएपी 2020 के साथ अलाइन करती है। तो इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस याद रखिएगा मेरिट ही आ जाए, एनईपी के साथ है, क्या करना है, इक्वालिटी एजुकेशन, इन सब पे जो है कि फोकस करना है। नथिंग मोर एल्स देन दिस, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे जो है कि थोड़ा बोलते बोलते 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ तो थोड़ा हो जाता है। फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट स्टेट किसने कौन डिक्लेयर हुआ है, केरला ने अपने आप को पहला जो है कि डिजिटल लिटरेट स्टेट का है। डिजिटल फुल्ली डिजिटल मतलब वहाँ के मोस्ट लोगों को, मतलब 99% मोर देन लोगों को डिजिटल लिटरेसी आती है।
उसकी अवेयरनेस है, तो याद आ जाएगा केरला से। ठीक, तो याद करिएगा। इनॉग्रेशन ऑफ द ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने जो है कि ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव कहाँ पे, हसनपुर गुजरात में जो है कि लॉन्च किया है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कहाँ पे लॉन्च हुआ है, नथिंग मोर एल्स देन दिस। तो यहाँ पे ई वितारा, ये जो है कि ई वितारा जो है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, ई वितारा। बस याद करिए कहाँ पे, हसनपुर गुजरात में ग्रीन मोबिलिटी। लखनऊ का फेज़ 1 तो मैं आपको बता ही चुका था। फेज़ 1 भी जो है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में बन रहा है। कितने 7 ग्राउंड, 5 एलिवेटेड, इसको जो है कि देख लेंगे ऊपर मेट्रो वाले प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आपको डिटेल आ गया, तो इसको देख लेंगे। और यहीं इसी के साथ जो है कि ये सेशन हमारा होता है कंप्लीट, जहाँ पे हमने नेशनल अफेयर्स कर लिए हैं। क्या, नेशनल अफेयर्स इज कंप्लीटेड। अब हम मूव करेंगे कहाँ, इंटरनेशनल अफेयर्स पे। अगर आपको जो है कि इसका ब्रीफ करना हो तो देखिए 2 मिनट में अगर मैं आपको जो है कि सारे टॉपिक्स ब्रीफ कर रहा हूँ, तो 1 मिनट नज़र डाल लेते हैं कि हमने नेशनल अफेयर में पढ़ा क्या क्या है। जो 4 सेशन लगे हैं, इनको 5 मिनट में देखते हैं। ठीक, देखिए मैंने पहला जो है कि आपको टॉपिक पढ़ाया था। क्या, पहला टॉपिक पढ़ाया था आपको इंटरनेशनल योगा डे, जहाँ पे हमने 21 जून का इम्पोर्टेंस समझा था। ठीक, 21 जून के साथ साथ इम्पोर्टेंस समझने के साथ क्यों मनाया जाता है, यहाँ पे योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी को समझा था, इसके 8 लिम्स को समझा था। एंड देन इसमें जो है कि 4 चीज़ें थी, लोनार लेक, ठीक, आपका विज्ञान भवन, उसके बाद जो है कि हैदराबाद का मेडिटेशन सेंटर, और फिर क्या था आपका खजुराहो टेम्पल का ग्रुप ऑफ टेम्पल, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये पहला टॉपिक था। फिर यहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट अहमदाबाद का, मैंने कहा था अपने स्टेट के हिसाब से करना है, तो हमने मेट्रो प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश, जिसमें से लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा की मेट्रो को पढ़ा था। ये सब प्रपोज मेट्रो थी। देन हमने पढ़ा था क्या, आपका नोएडा का फेज़ 1 एयरपोर्ट, जो कि जेवर एयरपोर्ट है, यहाँ पे एमआरओ फैसिलिटी थी। उड़ान स्कीम के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया था। उड़ान 1 पॉइंट, मतलब फेज़ 1 से लेके 2, 3, 4, 5 कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। उड़ान 1 जो है कि उड़ान स्कीम आई थी, तो टियर 1 सिटी को टियर 1, 2 से 3 में करना था। फिर उड़ान 1.2 आया, तो उसमें अनसर्व्ड और जो है कि आपके अनसर्व्ड एयरपोर्ट, अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट, जैसे शिमला से दिल्ली की पहली कनेक्टिविटी, फिर हेलीपैड्स इंक्लूड किए गए, फिर इंटीग्रेट किया गया, फिर हिली एरिया को, फिर टूरिज्म, इन सबको प्रमोट किया गया। और लास्ट में मॉडिफाइड उड़ान आ गया 26 से 36 से फेज में, जिसमें जो है कि 100 न्यू एयरपोर्ट्स और 200 हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। और क्या पड़ा था यहाँ पे, 5 जो है कि आपको मैंने उत्तर प्रदेश के 5 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताए थे। इंटरनेशनल 5 थे, टोटल 15 ऑपरेशनल है। प्रोजेक्ट के बाद 21 बन जाएंगे। फिर सिक्किम के बारे में बताया था, सिक्किम के स्टेट फूड के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है ना। उल्लास के बारे में बताया कि उल्लास जो है कि अंडरस्टैंडिंग फॉर लाइफ लॉन्ग जो है कि स्किल क्या होगी, कैसे है। सिक्किम के स्टेट फूड के बारे में पढ़ा, एक्सीडेंटल रिपोर्ट पढ़ी। ठीक, ये जो कि याद रहना चाहिए, 35 और 36 अमेंडमेंट। फिर हमने जो है कि ये थोड़ा एक्सीडेंटल रिपोर्ट के पढ़े थे, इसमें बताया था बस आपको इंक्रीज और डिक्रीज ट्रेंड याद रखना है, उससे ज़्यादा डाटा याद रखेंगे हो जाएंगे कंफ्यूज। फिर जो है कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एसआईआर के बारे में पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ मेंशन है, रिपब्लिक डे और जो है कि अपना वो नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। इसका इवोल्यूशन प्रोसेस क्या था, 93 में जो है कि टी.एन. शहशान एरा में जो है कि हमारा इलेक्शन कमीशन सक्सीड हुआ 3 मेंबर बॉडी से, मतलब 3 मेंबर बॉडी बना। फिर एसआईआर के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको बीएलओ ग्राउंड लेवल, ईआरओ जो है कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल, डीईओ सीईओ के बारे में बता दिया, ये कैसे कहाँ प्रोविजंस है, ये हमने बात की। फिर उसके बाद हम मूव किए असेंबली इलेक्शन, जिसको मैंने आपको होमवर्क में दिया कि आप जो है कि जिस स्टेट पीसीएस एग्जाम कर रहे हैं प्रिपेयर, वहाँ से आप असेंबली इलेक्शन को जो है कि प्रिपेयर करेंगे। फिर हमने क्राइम डाटा देखा, जिसमें जो है कि हमने बहुत ज़्यादा एनसीआरबी के बारे में, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है कि ये लॉ आउटडेटेड थे, न्यू क्रिमिनल लॉस के नाम जाने। और यहाँ पे देखा कि कैसे इकोनॉमिक ऑफेंस है, साइबर क्राइम है, किसमें क्या डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, ये सब जो है कि मैंने ट्रेंड आपको बताए। देन हमने जो है कि बीसीसीआई के बारे में जाना। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेलिटी बताया कि कौन कौन से जो है कंडीशन रहने चाहिए जिससे स्टेट की डेफिनेशन में आ सकते हैं आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा हमने। ठीक, यहाँ पे यूसीसी 44 पढ़ा कि यहाँ पे क्या है, गोवा सिविल कोड है, कौन कौन सा स्टेट है, नहीं है। देन हमने पढ़ा था जो है कि वंदे मातरम नेशनल ऑनर एक्ट में, इसके बारे में जो डिटेल है यहाँ से इसको सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। फिर हमने पंचायत के बारे में पढ़ा था। ठीक, पंचायत इंस्टीट्यूशन के बारे में जो कि आपको कमेटीज़ बताई थी। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, मीन्स जो है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में हमारा क्या क्या जो है कि चीज़ें रेगुलेट होनी चाहिए। यहाँ पे स्किल गेमिंग जो है कि प्रमोट है, बाकी जो है कि बैटिंग ये सब जो है कि, और जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको बैन किया गया। अब तक रेगुलेशन नहीं था, तो रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया, तो ये सब जो है कि याद रखेंगे। ठीक, एट्थ पोषण पखवाड़ा, ये जो है कि पोषण अभियान के बारे में बताया। इसी में आपका पोषण ट्रैकर है, माह है, पखवाड़ा है। ये 8th एडिशन हुआ है, जो कि अप्रैल मंथ में होता है। पोषण माह जो है कि आपका सितंबर में चलता है। पोषण क्या है, पार्ट ऑफ दी जो है कि हमारा मॉडिफाइड पार्ट है, मीन्स कि न्यूअर वर्जन ऑफ दी मिड डे मील स्कीम है। फिर पैसिव यूथनेशिया का जो केस था वो पढ़ा हमने। फिर यहाँ पे एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया है, इसके बारे में जो है कि हमने चीज़ जानी। देन जो है कि आईसीडीएस है, पीपीएमवाई है, इन सब के बारे में जो है कि हमने जाना।
एंड देखिए नेक्स्ट हमने जो है कि स्कूल एजुकेशन के बारे में जाना, नीति आयोग रिपोर्ट। फिर यहाँ पे मैंने आपको वन केस वन डाटा सुसहायक है, इसमें जो है कि मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किए थे नेशनल जो है कि नीति आयोग रिपोर्ट 2024-26, ठीक, ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। और यहाँ पे सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड संक म्यूजिक, इसके लिए अपॉलॉजीज। तो यहाँ पे इसको जो है कि थोड़ा इग्नोर करेंगे हम। जो है कि फिर यहाँ पे ये सारी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिजिटल इनिशिएटिव्स है, ठीक, यहाँ पे ई कोर्ट्स जो है कि सुपास जो है कि जितने डिजिटल इनिशिएटिव है। देन जनरल प्लेटफॉर्म पढ़ाया था मैंने आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो मैंने भी इसके भी जो है कि टेबल प्रोवाइड कराया था, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और फिर जो है कि आज के सेशन में तो हमने जो है कि चीज़ें कवर की। यहाँ पे जन विश्वास एक्ट था, फिर हमने ये सब जो है कि पोर्ट्स एक्ट, ये सब जो है कि थर्ड सेशन में जो है कि चीज़ें पढ़ी थी। एएसआई जो है कि ज्ञान भारत जो है कि नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है कि डिफेंस फोर्सेस के बारे में, ये मैंने रिसेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो डेवलपमेंट थी इनके बारे में बताया। तमिलनाडु की जो एग्जीबिशन साइट थी, जल जीवन मिशन में आपको सुजल भारत हो गया, हरगल जल हो गया, है ना, जल अर्पण इनिशिएटिव हो गया, पीएम राहत स्कीम क्या है जो रोड एक्सीडेंट से रिलेट करती है। देन एआई बेस्ड विस्तार जो है कि स्कीम बताई थी मैंने, ठीक, इसका जो है कि क्या काम है आपका, रीजनल मॉडिफाइड उड़ान हो गया। यहाँ पे मोशन आज हमने पढ़े, क्या पढ़े, स्पीकर का रिमूवल, सीईसी का रिमूवल कैसे एक्सेप्ट होगा, क्या होगा। और बाकी आज के सेशन को तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है। तो शांति एक्ट पढ़ा जो कि न्यूक्लियर रिप्लेस करेगा और अपने जो है कि न्यूक्लियर पावर को एनहेंस करना है। रिपब्लिक डे कब से कब मनाया जाता है, इसका थीम क्या है, भासानी के बारे में बताया, सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी इक्विटी के बारे में समझाया। पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट, यहाँ पे 262 और 263 का मैंने आपको होमवर्क दिया है, किसी कंपोजिशन और कौन हेड करता है ये याद याद रखना है आपको। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें जो है कि फोर्स सेग्रीगेशन वेस्ट हुआ है। अरावली हिल्स के बारे में बात की, कैसे डेफिनेशन चेंज हुई है। फ्लैग होस्टिंग और अनफ्लरिंग के बारे में बताया हमने। जो है कि मनरेगा को जो है कि विकसित भारत ग्रामीण गारंटेड फॉर दी रोजगार जो है कि अभिनव जो है कि ग्रामीण, इसके बारे में बात किया। वाटर बजटिंग के बारे में बात की। और फिर प्रेसिडेंशियल जो है कि इलेक्शन जो है कि हमारा जो कि एड्रेस है 143 142 आर्टिकल 200, जिसको मैंने आपको रेफर किया कि बस ये टॉपिक जो है कि जाके प्लेलिस्ट से, पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट से अगर डाउट है तो चैप्टर खोलिए, बस पर्टिकुलर चैप्टर खोल के आप पर्टिकुलर पोर्शन में देख लेंगे। वहाँ पे आपको जो है क्वेश्चंस के थ्रू और स्टैटिक पोर्शन मैंने समझा रखा है, वहाँ समझ में आ जाएगा। फिर ये सब जो है कि अपना ठीक हमने किया ये सब चीज़ें, यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है कि ऑलरेडी कवर्ड है। तो इसके साथ जो है कि सेशन को एंड करते हैं गाइस। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैंने ब्यूटीफुली नेशनल अफेयर जो है कि 4 पार्ट में मीन्स लगभग 4.5 घंटे तो आई थिंक हो गए होंगे टोटल, अगर देखें तो सब 1-1 घंटे की वीडियोस ज़्यादा ही हैं, 1 2 3 4, तो लगभग 5 आवर्स में नेशनल आवर कवर किए हैं। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा लंबा सेशन रहता है डीप डाउन करके। अब इससे अगला जो है कि क्या आ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस आ रहे हैं। तो इसमें भी देखिए इंटरनेशनल रिलेशन आपके इसमें 4 पार्ट में दिए रहते हैं। पहले इस सारे जो है कि इंडिया के हर कंट्री से रिलेशन दिए जाते हैं, तो वो ईजी पार्ट रहता है, वहाँ पे हम स्पेसिफिक नॉलेज पढ़ते हैं। फिर आपका थोड़ा आता है क्या, कन्विक्शन इन सब का पार्ट। फिर थोड़ा जो है कि न्यूज़ व्यूज़ का पार्ट रहता है, जिसमें हम प्लेसेस और जो है कि एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वो सब भी पार्ट वाइज अच्छे से कवर कर लेंगे। नेशनल अफेयर्स थोड़ा बड़ा रहता है तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया। बाकी चीज़ें जो कि आपको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में कवर होंगी, इसमें 5 घंटे 1 घंटे एक्स्ट्रा लग गए हैं। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी ये प्लेलिस्ट है जिसको आप जाके विजिट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। हमारा जो है कि टेलीग्राम चैनल है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अपना लव सपोर्ट दिखाते रहिए और इसका पीडीएफ जो है कि मैं आपको नोट्स वाइज प्रोवाइड करा दूंगा। सो विद दिस एंडिंग दिस सेशन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए गाइज, और जो है कि जरूर लाइक शेयर कमेंट करिए, इससे मुझे भी अच्छा लगता है।